लो, प्लास्टिक ले लो, प्लास्टिक ले लो, शीशा ले लो, ये सब उष्मा का क्या है? कुचालक है। ये सब उष्मा का क्या है दोस्त मेरे? कुचालक। मैथ का भी प्रैक्टिस सर चलवा दीजिए, एकदम दोस्त मेरे चलवा देंगे, एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो ध्यान से क्या कह रहा है, उष्मा ऊर्जा का एक रूप है। उष्मा किसका रूप है दोस्त मेरे? ऊर्जा का एक रूप है। ये अणुओं की गति के कारण उत्पन्न होता है। किसके कारण उत्पन्न होता है? अणुओं की गति के कारण, तापांतर के कारण उष्मा का प्रवाह होता है। ताप में अंतर के कारण किसका प्रवाह होता है? उष्मा का प्रवाह होता है। उष्मा 9 बजे से एग्जैक्ट शुरू हो जाता है दोस्त मेरे। उष्मा को मापते हैं कैलोरीमीटर से। उष्मा का SI मात्रक जूल, सीजीएस मात्रक केल्विन, ताप का SI मात्रक केल्विन, और सीजीएस मात्रक उष्मा का कैलोरी, और ताप का होता है डिग्री सी। चालन होता है ठोस में, कणों का स्थानांतरण इसमें नहीं होता, क्योंकि लोहा का रड गर्म करोगे यहाँ से यहाँ नहीं आएगा। संवहन द्रव या गैस में होता है, कणों का स्थानांतरण होता है। विकिरण सूर्य की उष्मा, सुचालक जिसमें उष्मा का प्रवाह हो, और कुचालक जिसमें उष्मा का प्रवाह ना हो। तो चलिए, तो अब क्वेश्चन की दुनिया में चलते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसमें अणुओं की गतिज ऊर्जा के कारण उत्पन्न होता है। ताप में अंतर के कारण किसका प्रवाह होता है? उष्मा का प्रवाह होता है। ताप में अंतर के कारण उष्मा का प्रवाह। तो उष्मा का मात्रक पे जाओगे, उष्मा का SI मात्रक जूल है, और ताप का SI मात्रक क्या है? केल्विन है, और अन्य मात्रक इसका कैलोरी भी है। लेकिन इसको और बढ़िया से अगर देखोगे, SI मात्रक और CGS मात्रक में अगर हम बांटे उष्मा को और ताप को, उष्मा को और ताप को, उष्मा का SI मात्रक जूल है, इसका उष्मा का CGS मात्रक कैलोरी है, इसका SI मात्रक केल्विन है, और इसका CGS मात्रक डिग्री सी है। इसका CGS मात्रक क्या होता है? डिग्री सी होता है। ये एक्चुअल में मामला है। उष्मा का SI मात्रक जूल, CGS मात्रक केल्विन, उष्मा का SI मात्रक जूल, ताप का SI मात्रक केल्विन, उष्मा का CGS मात्रक कैलोरी, और ताप का होता है डिग्री सी। अब देखो, कहते हैं दोस्त मेरे, उष्मा को मापते हैं किसके द्वारा? कैलोरीमीटर के द्वारा। उष्मा को किसके द्वारा नापते हैं? कैलोरीमीटर के द्वारा। उष्मा चालन किसमें होता है? ठोस में, पदार्थ के अणुओं में बिना गति के। क्योंकि लोहा का टुकड़ा अगर गर्म करोगे तो यहाँ पर भी गर्मी लगेगा, लेकिन इसके कण उठ के यहाँ नहीं जाते हैं, बिना गति के। संवहन द्रव और गैस में होता है, पदार्थ के अणुओं की गति के द्वारा। जैसे पानी को गर्म करते हैं तो पदार्थ के अणु जो है नीचे से ऊपर गति करते हैं, द्रव और गैस में होता है ये। उसके बाद है विकिरण, बिना माध्यम के होता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सूर्य की उष्मा। और विकिरण सबसे तेज होता है सूर्य की उष्मा, उससे कम संवहन, उससे कम चालन। अब ध्यान से देखो, जिसमें उष्मा आसानी से प्रवाहित नहीं होती है उसे उष्मा का क्या कहते हैं? कुचालक कहते हैं। इसमें कांच हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, पोर्सिलीन जो होता है कहाँ पर? चीनी मिट्टी आप कह सकते हैं, इत्यादि। ये पोर्सिलीन आपका जो देखते हो वो पोल पर जो ललका रहता है, जकरा पे तार रखल रहता है, उसी को पोर्सिलीन कहते हैं। अगला, सूर्य से हम तक उष्मा का आना कौन सा प्रक्रम कहलाता है? अब जल्दी से बता दो। यूपीएससी प्री 2024 का इस बार का, पिछले बार का क्वेश्चन है, बताओ आंसर। व्हाट इज द आंसर? हम यूपीएससी टीआरई का भी क्वेश्चन आपको अभी दिखाएंगे, जस्ट अगला क्वेश्चन। सूर्य से हम तक उष्मा का आना कौन सा प्रक्रम है? जल्दी से बताओ। विकिरण होता है, सबसे तीव्र विधि है ये, सबसे तीव्र विधि है ये। और सूर्य की उष्मा कौन विधि द्वारा? विकिरण विधि द्वारा। भट्टी की उष्मा विकिरण विधि द्वारा। भट्टी की उष्मा कौन विधि द्वारा? विकिरण विधि द्वारा। चालन होता है किसमें? ठोस में। और संवहन होता है किसमें? द्रव या गैस में संवहन होता है। द्रव या गैस में संवहन होता है। हो गया। अगला, पोर्सिलीन मग में गर्म चाय पीना सुविधाजनक है स्टील के गिलास की तुलना में, क्योंकि पोर्सिलीन उष्मा का कुचालक है। कभी कभी देता कुल्हड़ में चाय पीना आसान है, क्योंकि कुल्हड़ उष्मा का कुचालक है। वो जो कुल्हड़, जो चीनी मिट्टी का कुल्हड़ लेते हैं, वो उष्मा का कुचालक है। तो बताओ, पोर्सिलीन मग में हैंडल होता है, पोर्सिलीन उष्मा का कुचालक है। क्या हो जाएगा आंसर? जल्दी बता। यूपीएससी टीआरई 1 to 5 का क्वेश्चन है जो कैंसिल हुआ है। आंसर बता दो क्या हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर? पोर्सिलीन उष्मा का क्या है? कुचालक है। होगा। अगला क्वेश्चन,
अधिक सर्दी में झील की सतह हिमस्थित हो जाती है, झील की सतह जो होती है बर्फीली हो जाती है, किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। यह किस कारण से होता है? क्योंकि उसके अंदर का ताप 4 डिग्री सी होता है, उसके अंदर का किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। यह किस कारण होता है? बर्फ ऊष्मा का कुचालक है। झील की सतह और वायु का तापमान एक सा होने के कारण जल की सघनता 4 डिग्री सी पर अधिकतम होती है। ये तो स्टेटमेंट ये सही है, लेकिन इसका कारण होगा बर्फ ऊष्मा का सुचालक है, और अंदर एक और कारण होगा, अंदर का ताप 4 डिग्री सी होता है। अंदर का ताप कितना डिग्री सी होता है? 4 डिग्री सी होता है। अंदर का ताप कितना डिग्री सी होता है? 4 डिग्री सी होता है। अंदर का ताप कितना डिग्री सी होता है? 4 डिग्री। 4 डिग्री सी पर तो 0 से कम होगा तब ना पानी बर्फ बनेगा। 4 डिग्री सी पर पानी बर्फ नहीं बनता है। अगला क्वेश्चन, ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। सही बात है, एकदम अच्छी बात है। हमारे शरीर का जो ताप होता है वो 37 डिग्री सी होता है। पूछता है 35 डिग्री सी या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है शरीर का ताप। इसका ताप दोस्त मेरे, शरीर का ताप 37 डिग्री सी या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और डॉक्टरी थर्मामीटर अगर आपके पास होगा, डॉक्टरी थर्मामीटर देखिएगा, उसका रेंज 35 डिग्री सी से 42 डिग्री सी तक होता है। अगर आपके पास होगा तो देखिएगा रेंज पूछता है। 35 डॉक्टरी थर्मामीटर जो होता है 35 डिग्री सी से कितना डिग्री सी होता है? 42 डिग्री सी तक होता है। अब कहता है ये स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट क्या है? सही है। अब कहता है दोस्त मेरे कि ऊनी रेशे एक विशेष प्रकार के प्रोटीन से बने होते हैं जो ऊष्मा का कुचालक है। एकदम ऊष्मा का ये ऊनी रेशा जो होता है ये ऊष्मा का कुचालक है। सही है कि गलत है? आंसर बताओ। ऊनी रेशे एक विशेष प्रकार के प्रोटीन से बने होते हैं जो ऊष्मा का कुचालक है। कैरोटीन प्रोटीन से बना होता है जो ऊष्मा का क्या है? कुचालक है। भैया दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऊष्मा का क्या है? कुचालक है, इसलिए ऊष्मा को बाहर जाने से क्या करता है? रोकता है। अगला कहते हैं, इसका आंसर ठीक कर लेना। ताप, कोई वस्तु कितना गर्म या ठंडा है, वस्तु का क्या कहलाता है? ताप कहलाता है। और बताओ ताप का सही मात्रा क्या होता है? केल्विन। ताप को किससे नापते हैं? थर्मामीटर से। डॉक्टरी थर्मामीटर का रेंज होता है 35 से कितना डिग्री सी? 42 डिग्री सी। और ये ध्यान रखना सेल्सियस स्केल पर निम्नतम बिंदु होता है 0 डिग्री सी, उच्चतम होता है 100 डिग्री सी। आई जो निम्नतम है इसको हिमांक कहते हैं, आई जो उच्चतम है इसको क्वथनांक कहते हैं, इसको क्वथनांक कहते हैं। तो सेल्सियस पर मिनिमम 0 डिग्री सी, उच्चतम होता है 100 डिग्री सी। केल्विन पर मिनिमम 273, उच्चतम 373। फ़ारेनहाइट पर निम्नतम 32, उच्चतम 212। और रोमर पर न्यूनतम 0, उच्चतम 80 डिग्री सी। और इसी से ये फॉर्मूला निकल कर आता है। देखो क्या जो आगे आपको मिलेगा, T - 0 सेल्सियस -0 बटा 100 - 0 इज 100 - 0। फिर आएगा K - 273 अब बट्टा 373 - 273, 373 - 273। फिर आएगा F - 32 अब बट्टा 212 - 32। फिर आएगा R - 0 अब बट्टा 80 - 0। ये फॉर्मूला यहीं से आता है। जितना ये है ये सब आपस में बराबर है, यानी 0 डिग्री सी बराबर है 273 केल्विन बराबर है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर है 0 डिग्री आर। 100 डिग्री सी बराबर है 373 केल्विन बराबर है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर है 80 डिग्री आर। ये सब आपस में बराबर है। आपको कहेगा जल का क्वथनांक कितना, कहेंगे 100 डिग्री सी। ई नहीं कहिएगा तो कहिए 373 केल्विन, ई नहीं कहिएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ई नहीं कहिएगा तो 80 डिग्री आर। जल का हिमांक कहिएगा 0 डिग्री सी, 273 केल्विन 32 डिग्री फ़ारेनहाइट 0 डिग्री आर। अब देखो C - 0 बटा 100 - 0, F में K - 273 बटा 373 - 273, F - 32 बटा 212 - 32, R - 0 बटा 80 - 0। 0 केल्विन या -273 डिग्री सी संसार का परम शून्य तापमान कहलाता है। इस पर गैसों की गतिज ऊर्जा जो है शून्य हो जाती है। इस पर गैसों की गतिज ऊर्जा जो है वो शून्य हो जाती है। पूछता है ये संसार का सबसे न्यूनतम तापमान है। और एक क्वेश्चन पूछता है 0.16 डिग्री सी
या 273.16 केल्विन, इसको हम लोग कहते हैं 0.16 डिग्री सी या 273.16 केल्विन को जल का त्रिक बिंदु कहते हैं। इस पर जल अपनी तीनों अवस्था ठोस, द्रव, गैस अपना अवस्था परिवर्तन नहीं करता है। और एक क्वेश्चन और पूछेगा तुमको, -40 डिग्री पर सेल्सियस फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। -40 डिग्री पर सेल्सियस किसके बराबर होता है? फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। अब देखो 0 केल्विन या -273 डिग्री सी को परम शून्य तापमान कहते हैं। ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, C - 0/100 - 0 K - 273/373 - 273 F - 32/212 - 32 R - 0/80 - 0। अब आप कहिएगा इसका सवाल कैसे पूछेगा। देखो 0.16 डिग्री सी और 273.16 केल्विन को जल का त्रिक बिंदु कहते हैं। जल के तीनों अवस्था ठोस, द्रव, गैस अपना अवस्था नहीं बदलता। -40 डिग्री सी पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट आपस में बराबर होता है। अब बताओ, ये बीपीएससी टीआरई का क्वेश्चन है आपका, पेपर 2 का, शिफ्ट 2 का। अब बताओ आंसर क्या होगा। फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान कितना होगा? परम शून्य होता है दोस्त मेरे 0 केल्विन। अब इसका कह रहा है फ़ारेनहाइट पर कितना होगा, तो आपको फॉर्मूला लगाना होगा। क्या फॉर्मूला लगाना होगा? C - 0/100 नहीं, ये हो जाता है K - 273/373 - 273। अब किस पर मांग रहा है? फ़ारेनहाइट पर। तो F - 32/212 - 32, ये आपको फॉर्मूला लगाना होगा। आप कहिएगा क्यों लगाना होगा गुरुजी? तो ध्यान से देखिएगा, हम बताते हैं। ये जो फॉर्मूला है ना, ये आपको याद रखना होगा। हमको पता है परम शून्य ताप 0 केल्विन होता है, केल्विन में हमको पता है फ़ारेनहाइट में निकालना है, तो ये दोनों को आपस में बराबर करना होगा। फॉर्मूला याद रखना होगा, आपका क्वेश्चन है। अब देखिए कहते हैं ये दोनों को बराबर करना होगा, तो ये दोनों को बराबर कर दिए, चूंकि परम शून्य ताप 0 केल्विन होता है, ये दोनों को बराबर कर दिए। अब F का मान निकाल लेंगे, यहाँ पर 0 रख देंगे। 0 - 273/373 - 273 हो गया 100 बराबर F - 32/212 - 32 हो गया 180। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर दो, ये 0 कट जाएगा। अब यहाँ से इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा, बताओ कितना सॉल्व करके, ये हो जाएगा 10F - 320 बराबर -273 गुना 18। अब इसको सॉल्व कर दो, F के लिए आंसर बता दो कितना आ रहा है। 3 नंबर आ रहा है क्या? कितना नंबर आ रहा है बता? तो आएगा, उत्तर हो जाएगा C नंबर इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन आपको पूछा है भाई, पीजीटी का, जीके जीएस का क्लास से कवर हो जाएगा। हाँ जी, ये सबके लिए है, एकदम 100% कवर हो जाएगा। देखो कहते हैं C - 0 फ़ारेनहाइट पैमाने का पर परम शून्य ताप होता है 0 केल्विन या -273 डिग्री सी। एकदम आराम से पढ़ा रहे हैं, ध्यान से देखना। इस पर गैसों की गति ऊर्जा शून्य हो जाती है। अब ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमने आपको बताया। ये देखो, ये फॉर्मूला 0 केल्विन या -273 डिग्री सी को परम शून्य ताप कहते हैं। ये संसार का सबसे न्यूनतम तापमान है। अब दोस्त मेरे, यहाँ से अगला क्वेश्चन बताओ, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट पर कितना होगा? अब यही फॉर्मूला सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट पर पूछ रहा है, ये दोनों को बराबर कर लो। T - 0/100 - 0 F - 32/212 - 32। देखो ये बराबर करेंगे, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट पर निकल जाएगा, क्योंकि C - 0/100 - 0 बराबर F - 32/212 - 32, क्योंकि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट कह रहा है, तो सेल्सियस पर ही हो जाएगा 40, -0 तो कुछ है नहीं, बटा 100 बराबर F - 32 बटा 180। इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। सॉल्व करो, कितना आ रहा है आंसर? 104 डिग्री सी, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट आंसर हो जाएगा। जो आएगा उत्तर हो जाएगा। हो गया। अब देखो ये क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है क्वेश्चन, गौर फरमाइएगा। क्वेश्चन कहता है माना कि औसत तापमान सेंटीग्रेड पर C और फ़ारेनहाइट पर F है, तो C तथा F है। यदि C और F के बीच संबंध ये हो, तो F और C के का संबंध क्या होगा? इसी से ही संबंध देखो कौन सा निकल रहा है, वही आंसर हो जाएगा।
अगर सी और एफ के बीच संबंध ये है तो एफ और सी के बीच कौन सा संबंध होगा? देख लो कौन सा संबंध हो जाएगा। व्हाट इज आंसर? ये तो ये सेम चीज यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया। देखो क्वेश्चन मेनली यहीं तक है, क्रमशः तो सी और एफ का संबंध होगा। ये यहाँ पर ये आंसर से कॉपी पेस्ट हो गया है। अभी देखो ये कैसे होता है, ये आंसर हो जाएगा। अब बोलोगे कैसे? एकदम आसान है, c माइनस 0 बटा 100 माइनस 0। अभी हम फॉर्मूला आपको बताए थे, f माइनस 32 बटा 212 माइनस 32 को सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करिएगा दोस्त मेरे तो कितना आ जाएगा बताओ? c बटा 100 बराबर f माइनस 32 बटा 180। ये 1 0 गया, 1 0 गया तो यहाँ से बताओ सॉल्व करके कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा c बटा 10 बराबर f माइनस 32 बटा 18। 2 से काटेंगे, 2 पंच 10 2 9 18 तो c बटा 5 बराबर f माइनस 32 बटा 9। इसको सॉल्व कर दोगे, ये 9 उधर चल जाएगा तो 9 बटा 5 हो जाएगा, ये 32 उधर चल जाएगा। f बराबर हो जाएगा 9 बटा 5 c प्लस 32। यहीं से सॉल्व करके ये आंसर आया है। होगा आंसर क्या हो जाएगा बता? 9 बटा 5 c प्लस 32 हो जाएगा। c कैसे होगा? ए नंबर होगा। ए नंबर इज द राइट आंसर होगा। यहीं से ये इक्वेशन डिराइव्ड हुआ है। अगला चलते हैं। देखो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट थर्मामीटर दोनों ताप प्रेक्षण समान होते हैं। देखो T माइनस 0 इसको 100 माइनस 0 बराबर f माइनस 32 बटा 212 माइनस 32। अब यहाँ सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर है तो इसको भी x मान लो, इसको भी x मान लो। x माइनस 0 बटा 100 माइनस 0 इज इक्वल टू x माइनस 32 बटा 180। यहाँ पर ये 0 0 खत्म कर दो। अब दोनों किस पर x का मान निकाल लो। x का मान निकाल के आएगा माइनस 40 डिग्री। एक बार निकाल के देखो। बर्फ में क्या होता है? बर्फ में जब दाब बढ़ाओगे ना, दाब बढ़ाओगे तो गलनांक घटता है। दाब बढ़ाओगे तो गलनांक घटता। गलनांक घटता मतलब जल्दी गलता। ये पढ़ा रहे हैं, सब निचोड़ है तो हम क्वेश्चन भी दिखा देंगे। पहला ही क्वेश्चन आएगा 9 नंबर, वो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बर्फ का दाब बढ़ता है तो गलनांक घटता है, अर्थात जल्दी गलता है। अब एक बात बताओ, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में ऐसे दबाओगे तो दाब बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा तो गलनांक घटेगा, जल्दी गलेगा। तो बर्फ के दो टुकड़ों को कहेगा दबा देंगे, जल्दी गलेगा। ठीक है, बर्फ के दो टुकड़ों को ऐसे दबा देंगे तो वो जल्दी गलेगा। बर्फ जब भी पिघलता है कहाँ से पिघलता है? जल्दी बताओ। बर्फ अगर रखा हुआ है तो कहाँ से पिघलता है? एक ऑप्शन है तुम्हारा नीचे से पिघलता है, दूसरा ऑप्शन है ऊपर से पिघलता है। बताओ जल्दी कहाँ से पिघलता है? बर्फ कहाँ से पिघलता है? नीचे से कि ऊपर से? बर्फ जब भी पिघलेगा नीचे से कि ऊपर से? जल्दी बता। बर्फ कहाँ से पिघलता है? बर्फ के टुकड़ों को जब दबाओगे तो गलनांक घटेगा, अर्थात जल्दी गलेगा। तो कभी भी बर्फ के दो टुकड़ों को ऐसे दबाओगे तो वो जल्दी गलेगा। बर्फ जब भी पिघलता है दोस्त मेरे नीचे से पिघलता है, ऊपर से नहीं पिघलता, क्योंकि नीचे दाब ज्यादा होता है तो वो जल्दी पिघलता है। पहाड़ पर रखी बर्फ हो या नदी में तैरती बर्फ हो, जब भी पिघलेगा वो नीचे से पिघलेगा। एक क्वेश्चन आता है वहां भी है, रेफ्रिजरेटर का दरवाजा अगर हम खोल देते हैं, रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल देते हैं तो रूम गर्म हो जाएगा। रूम जो है वो गर्म हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल देंगे तो रूम क्या हो जाएगा दोस्त मेरे? गर्म हो जाएगा। और दूसरा आप पढ़े होंगे दोस्त मेरे कि अगर भाप की गुप्त उष्मा ज्यादा होती है इसीलिए भाप से अधिक जलन होती है। भाप की माँ भी एकदम याद रखो इसको, भाप की गुप्त उष्मा अधिक होने के कारण अधिक जलन होता है। भाप की गुप्त उष्मा अधिक होती है इसलिए अधिक जलन होती है, इसलिए अधिक जलन होता है। भाप की गुप्त उष्मा अधिक होने के कारण अधिक जलन होता है। भाप की गुप्त उष्मा अधिक होने के कारण अधिक जलन होता है। और रेफ्रिजरेटर का दरवाजा, रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज का दरवाजा आप खोल दोगे तो रूम क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। उसके बाद आपको दो ग्राफ पढ़ना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान से देखिएगा, ये दो ग्राफ आपको पढ़ना है। आजा इधर, एकदम दोस्त हम सब का रिवीजन कर देंगे, सब आपको समझ में भी आएगा। एक बार में नहीं समझ में आएगा, दो बार में। हमारा क्लास जब खत्म हो तब खुद से पूछिए समझ में आया कि नहीं। और ये आपका घनत्व है और ये आपका फिर ताप है और ये है आपका 4 डिग्री सी।
ये भी है आपका 4 डिग्री सी। अब जल का आयतन 4 डिग्री सी पर आयतन है ये, तो जल का आयतन 4 डिग्री सी पर न्यूनतम और जल का घनत्व 4 डिग्री सी पर महत्तम। आयतन की बात करोगे, आयतन की बात करोगे, ये 4 डिग्री सी पर न्यूनतम होता है। 4 डिग्री सी पर क्या होता है दोस्त मेरे? न्यूनतम होता है। और यहाँ घनत्व की बात करोगे, घनत्व 4 डिग्री सी पर, 4 डिग्री सी पर देखो ऊपर है, ऊपर है ये 4 डिग्री सी पर महत्तम होता है, महत्तम होता है। एक चीज और देखो, यहाँ पर है 0 डिग्री सी, यहाँ भी है 0 डिग्री सी। तो भैया एक चीज और देखो, यहाँ पर है 2 डिग्री सी अगर हम मान लें, यहाँ 6 डिग्री सी मान लें, तो 2 से 4 तक पहले आयतन घटेगा, 4 से 6 पर बढ़ेगा। फिर यहाँ अगर हम 2 डिग्री सी मान लें, यहाँ 6 डिग्री सी मान लें, तो 2 से 4 तक घनत्व तो पहले बढ़ेगा, 4 के बाद घटेगा। ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। बर्फ के पिघलने के बाद अगर मान लो इधर जाते हैं, ये बर्फ है, ये पानी है, बर्फ के पिघलने के बाद, बर्फ अगर पिघल के पानी बनेगा तो आयतन घटेगा, पानी जब बर्फ बनेगा तो आयतन बढ़ेगा। बर्फ 0 से इधर ठंडा होगा तो बर्फ बनेगा, बर्फ पानी बनेगा तो आयतन घटेगा, पानी बर्फ बनेगा तो आयतन बढ़ेगा। पढ़ना पड़ेगा दोस्त मेरे। पहला 9 नंबर क्वेश्चन देखना, तुम्हारा प्रीवियस ईयर है। 4 डिग्री सी पर आयतन न्यूनतम होता है। कितना डिग्री सी पर? 4 डिग्री सी पर आयतन न्यूनतम होता है, 4 डिग्री सी पर घनत्व महत्तम होता है। 2 से 6 तक गर्म करेंगे, 2 से 4 तक पहले आयतन घटेगा, 4 के बाद बढ़ेगा। 2 से 6 तक गर्म करेंगे, 2 से 4 तक घनत्व बढ़ेगा, 4 के बाद घटेगा। अगला, अब ध्यान से देखना, बर्फ का दाब बढ़ाने पर क्वथनांक और गलनांक हट जाता है, जल्दी गलता है। बर्फ के 2 टुकड़ों को अगर आपस में दबाया जाता है, दाब बढ़ाने पर गलनांक घटेगा, अर्थात 2 टुकड़ों को इसे दबाओगे, दाब बढ़ाओगे, गलनांक घट जाएगा। पहाड़ पर रखी बर्फ नीचे से पिघलती है, क्योंकि नीचे दाब अधिक होने के कारण गलनांक कम होता है। तो जब भी कोई बर्फ है वो नीचे से पिघलेगा। रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल देने पर कमरे का तापमान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। गुप्त उष्मा के कारण भाप में अधिक जलन होती है। क्वेश्चन यही डायरेक्ट पूछता है, किसके कारण भाप में अधिक जलन होता है? गुप्त उष्मा के कारण। पानी में नमक मिलाने पर जल्दी खोलेगा नहीं, क्वथनांक बढ़ता है और गलनांक घट जाता है, जल्दी गल जाता है, पूछता है क्वेश्चन। अब देख लो, यहाँ इधर बर्फ होगा, इधर पानी होगा, ये आपका आयतन है, ये तापमान है। ऐसे भी दोस्त मेरे घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टा आयतन होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टा आयतन होता है। तो आयतन और घनत्व दोनों व्युत्क्रमानुपाती है, इसलिए आयतन का ग्राफ ऐसा है तो घनत्व का ग्राफ ऐसा है। आयतन 4 डिग्री सी पर न्यूनतम है नीचे और घनत्व 4 डिग्री सी पर महत्तम है। यहाँ से अगर इसको हम 2 डिग्री सी माने, इसको 6 माने, तो 2 से 4 तक पहले घटेगा, 4 के बाद बढ़ेगा। इधर अगर हम 2 माने, इधर 6 माने, तो 2 से 4 तक बढ़ेगा, 4 के बाद घटेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखो, जल का आयतन कितने डिग्री सी पर न्यूनतम? 4 पर। जल का घनत्व कितने डिग्री सी पर महत्तम? 4 डिग्री सी पर। 2 क्वेश्चन अभी बनवाएंगे आपको ओरिजिनल। अगर जल को 2 से 6 तक गर्म किया जाता है तो पहले आयतन घटता है, फिर न्यूनतम होता है, फिर बढ़ता है। देख लो, पहले आयतन घटता है, पहले आयतन घटता है, फिर न्यूनतम होता है, फिर बढ़ता है। अगर जल को 2 से 6 तक गर्म किया जाता है तो पहले घनत्व बढ़ता है। घनत्व का ग्राफ कुछ ऐसा है, घनत्व पहले बढ़ता है, फिर महत्तम होता है और फिर घट जाता है। बर्फ को पिघलने के बाद आयतन घट जाता है। बर्फ जब पिघलेगा, देखो, बर्फ जब पिघलकर पानी बनेगा तो आयतन घटता है। बर्फ जब पिघलकर पानी बनेगा तो आयतन क्या होता है? घटता है। अगर किसी ग्लास में पानी है, उसमें बर्फ का टुकड़ा डाल दिया जाए तो बर्फ के पिघलने के बाद ग्लास के पानी के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये ग्लास है, इसमें बर्फ का टुकड़ा आप डाल दीजिए, 1/10 भाग ऊपर रहता है। कितना भाग ऊपर रहता है? 1/10 भाग ऊपर रहता है, 9/10 भाग नीचे रहता है। तो इसमें रखा जो बर्फ है, अगर वो पिघल जाएगा तो इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मैथ चलाइए सर। अब आ जाओ इधर। पानी का घनत्व होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब, बर्फ का घनत्व होता है 900 kg पर मीटर क्यूब। बर्फ का घनत्व कम होता है, इसलिए ये तैरता है। अब बताओ, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बनाइए क्या हो जाएगा आंसर। देखिए कितना उल्टा क्वेश्चन पूछता है। कहते हैं अधिक ऊंचाई पर पलते हुए पानी में सब्जियां पकने से
अधिक समय लेता है, क्योंकि इसका मुख्य कारण क्या है? बताओ क्या है इसका मुख्य कारण? कह रहा है क्या होता है। देखो, जब ऊंचाई पर आप जाते हो ना, ऊंचाई पर जाते हो तो दाब घटता है, प्रेशर घटता है, जिसके कारण क्वथनांक भी घटता है, क्वथनांक भी घटता है। अर्थात अगर यहाँ पानी 100 डिग्री सी पर खौलता है, यहाँ 100 डिग्री सी से कम पर ही खौलने लगता है। नीचे ये हो गया आपका दिल्ली, ये हो गया आपका दिल्ली, ई हो गया दोस्त मेरे आपका शिमला। अगर कोई पानी यहाँ दिल्ली में 100 पर खौलता है तो ऊपर जाने पर 100 से कम पर खौलेगा। अब बताओ, कहते हैं अधिक ऊंचाई पर उबलते हुए पानी में सब्जियां पकने में अधिक समय लेता है, क्योंकि इसका मुख्य कारण क्या है? ऊंचे स्थानों पर पानी ज्यादा तापक्रम पर उबलता है। नहीं भाई, क्वथनांक तो इसका घट जाता है, 100 से कम में पर उबलता है। फिर कहता है बीपीएससी टीआरई 2.0 का क्वेश्चन है, ऊंचाई बढ़ने पर उबलते हुए पानी का तापक्रम घट जाता है, तापक्रम यानी क्वथनांक घट जाता है। आंसर बता दो क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर? आंसर बता, तापक्रम क्या हो जाता है दोस्त मेरे? घट जाता है। तो आंसर बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर? ए की बी की सी? व्हाट इज द आंसर? अगला, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को कुछ घंटों के लिए खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे का तापमान क्या हो जाएगा? जल्दी से बता दो व्हाट इज द आंसर? रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दीजिए, दरवाजा खोल दीजिएगा तो कमरे का तापमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? दैट इज बढ़ जाएगा, इज द राइट आंसर। अगला, ये बीपीएससी टीआरई का क्वेश्चन है, बढ़िया से देख लो। एक हिमानी, हिमानी मतलब हो गया बर्फ, का आधार पिघलता है पर उसका शीर्ष नहीं। ऐसा क्यों? हम बोले थे दाब बढ़ने के कारण जल्दी पिघल जाता। दाब जब नीचे, चूंकि नीचे जब रहेगा, नीचे जाने पर यहाँ दाब अधिक होगा, प्रेशर यहाँ अधिक होगा, यहाँ दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। आंसर बताओ। हम बोले थे नीचे सबसे ज्यादा नीचे जो होगा यहाँ दाब अधिक होगा, दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। आंसर बता, बीपीएससी टीआरई का क्वेश्चन है, कहता है हिमानी के आधार पर बर्फ में अशुद्धियां उपस्थित होते, ग्लेशियर के आधार पर परिस्थितियों के कारण आधार पर दाब अधिक होने के कारण गलनांक कम हो जाता है, आधार पर दाब अधिक होने के कारण गलनांक कम हो जाता है। होगा, आधार पर दाब अधिक होने के कारण गलनांक कम हो जाता है। दोस्त, पढ़ना बड़ा पेशेंस का काम है, अगर वो पेशेंस है आप में तभी आप कुछ कर पाइएगा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऊंचाई बढ़ने के साथ जल का क्वथनांक बिंदु घटता है। अभी तुरंत बताएं, देखो ऊंचाई बढ़ेगा, ऊंचाई बढ़ेगा तो दाब का मान घटता है और क्वथनांक भी घटता है, क्वथनांक भी घटता है। यानी अगर यहाँ पर 100 डिग्री सी पर खोलेगा दिल्ली में, तो यहाँ पर 100 से कम पर खोलेगा, 100 डिग्री सी से कम पर खोलेगा। अब देखो तो कहता है ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक बिंदु घट जाता है, शिमला में 100 से कम में पर खोलेगा। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता है, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दाब घट जाता है। आंसर ये गलत है, देख लो तो आंसर बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर? ये क्वेश्चन आपको पूछा था, आधार में दाब अधिक होने के कारण गलनांक कम हो जाता है। अब ये क्वेश्चन आपको पूछेगा ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब बढ़ता है, नहीं, गलत है। यानी ये गलत है और ये सही है, ए सही है और आर गलत है, ये सही है और आर क्या है? गलत है। ये सही है और आर क्या है? गलत है। एक बार देखो, हम बढ़िया से रिवाइज कर देते हैं, एकदम आराम से समझ लो। हम पूरा का रिवीजन एक बार कर देते हैं, हमने जो पढ़ाया है आज, ध्यान से देखना। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है, वो अणुओं की गतिज ऊर्जा के कारण उत्पन्न होता है। वही ध्वनि देगा तो ध्वनि एक प्रकार का कंपन है, ध्वनि एक प्रकार का क्या है? कंपन है। तापांतर के कारण ऊष्मा का प्रवाह होता है। ऊष्मा का एसआई मात्रक ऊष्मा का जूल है और ताप का एसआई मात्रक केल्विन है। सीजीएस मात्रक कैलोरी है, इसका सीजीएस मात्रक डिग्री सी है। ऊष्मा को नापते हैं कैलोरीमीटर के द्वारा। चालन ठोस में होता है, द्रव और गैस में संवहन होता है। उसमें कणों का स्थानांतरण नहीं होता है और द्रव और गैस में कणों का स्थानांतरण होता है। विकिरण, सूर्य की ऊष्मा और भट्टी की ऊष्मा विकिरण द्वारा होता है।
सूक्ष्म चालक है धातु का, कुचालक पोर्सिलीन वगैरह प्लास्टिक ये सब कुचालक है। चांदी सबसे अच्छा चालक है। बर्फ का दाब बढ़ाएंगे तो गलनांक घटेगा, अर्थात बर्फ के दो टुकड़ों को इसे दबाइएगा, दाब बढ़ेगा, गलनांक घट जाएगा, जल्दी गल जाएगा। बर्फ नीचे से पिघलता है, रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दीजिएगा, रूम गर्म हो जाएगा। भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, इसलिए अधिक जलन होता है भाप से। 4 डिग्री सी पर आयतन न्यूनतम होता है, 4 डिग्री सी पर घनत्व महत्तम होता है। और ये हम लोगों ने आज की कक्षा में पढ़ा था। चलो एक दो क्वेश्चन हम दे देते हैं। अरे दोस्त मेरे वो जल्दी से बता दो एक दो क्वेश्चन। डॉक्टरी थर्मामीटर का रेंज कितना से कितना होता है? डॉक्टरी थर्मामीटर का रेंज जल्दी से बताओ। एक ऑप्शन है 32 डिग्री सी से 42 डिग्री सी, और दूसरा ऑप्शन है 35 डिग्री सी से 42 डिग्री सी। आप जल्दी से बता दो क्या होता है डॉक्टरी थर्मामीटर का रेंज, क्या होता है? 32 से 42 की 35 से 42? जल्दी बता, व्हाट इज द आंसर? मैथ की क्लास जल्दी लगाइए सर, एकदम लगा देंगे। 35 डिग्री सी से 42 डिग्री सी होता है। और बताओ, अगर 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 मनुष्य के शरीर का ताप की अगर हम बात करें, मनुष्य शरीर का ताप अगर हम बात करें, बता 37 डिग्री सी है या 37 डिग्री फ़ारेनहाइट है? जल्दी से बता दो व्हाट इज द आंसर। 37 डिग्री सी है, प्रैक्टिस सेट निकालिए सर, तब आ जाएगा दोस्त मेरे। लेकिन फालतू की चीजें नहीं आएंगी, लेट आएंगी, लेकिन जो भी चीजें आएंगी दुरुस्त आएंगी। बता जल्दी से व्हाट इज द आंसर। हो गया? आंसर बता दो जल्दी से, क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? 35 डिग्री सी हो जाएगा, और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। उसके बाद बता दे जल्दी से, परम शून्य ताप क्या है? परम शून्य ताप क्या है? जल्दी से बताओ। एक ऑप्शन है 0 केल्विन, दूसरा ऑप्शन है 0 डिग्री सी। मेरा क्लास लास्ट टाइम में खुद से पूछ रहा है कि समझ में आया कि नहीं। 0 केल्विन या 0 डिग्री सी, जल्दी बताओ व्हाट इज द आंसर। परम शून्य ताप क्या है? परम शून्य ताप क्या है? 0 केल्विन या 0 डिग्री सी? बताओ जल्दी से। परम शून्य ताप है 0 केल्विन। परम शून्य ताप क्या है दोस्त मेरे? 0 केल्विन। अच्छा बताओ, जल का त्रिक बिंदु जिस पर जल की तीनों अवस्था अपना अवस्था परिवर्तन नहीं करती है, 0 डिग्री सी है या 0 केल्विन है? देखो, इसको जल का 0 डिग्री सी या 0.16 डिग्री सी को त्रिक बिंदु कहते हैं, और इसको हम लोग परम शून्य ताप कहते हैं। एकदम बढ़िया से नोट कर लो, ये परम शून्य ताप कहते हैं, परम शून्य ताप कहते हैं। अब एक बात बताओ जल्दी से कि सबसे तीव्र विधि कौन है? सबसे तीव्र कौन है? एक ऑप्शन है चालन, दूसरा ऑप्शन है संवहन, और तीसरा ऑप्शन है विकिरण। चालन, संवहन और विकिरण, बताओ कौन सबसे ज्यादा तीव्र है? जल्दी से बता दो व्हाट इज द आंसर। 300 क्वेश्चन वाला बैच कब आएगा? जल्दी ही आएगा दोस्त मेरे, बनेगा तब तो कुछ दे दें सर। ज्यादा देर तक पढ़ाइए, 40 मिनट पढ़ा दिए दोस्त मेरे, एकदम हम अपना टाइम बढ़ा दिए। बताओ क्या हो जाएगा आंसर? विकिरण इज द राइट आंसर। अच्छा, एक क्वेश्चन लास्ट तुमको हम देते हैं, बताओ घनत्व क्या महत्तम होता? घनत्व महत्तम होता। एक ऑप्शन है 4 डिग्री सी, और दूसरा ऑप्शन है 4 केल्विन। जल्दी से बताओ, घनत्व महत्तम होता है 4 डिग्री सी या 4 केल्विन? पानी के अंदर जल का ताप, बर्फ जो जम जाता है झील पर, उसके नीचे का ताप 4 डिग्री सी होता है। आंसर बताओ। घनत्व तो महत्तम होता है 4 डिग्री सी की 4 केल्विन, व्हाट इज द आंसर? ई तो मार दो,
4 डिग्री सी, और आयतन न्यूनतम होता है कितना डिग्री सी पर? 4 डिग्री सी पर। अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो एक बार 8 टाइप कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार। मिलते हैं फिर हम लोग अगली कक्षा में। थैंक यू वेरी मच। आपका साइंस का क्लास लेना है, आज ऑफिशियल ऐप पे मिल जाएगा, आ जाओ। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू आस एजुकेशन। इसके चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं अविनाश चंद्रा आप लोगों से जुड़ा हूं मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर और करंट अफेयर्स को लेकर। कैसे हैं सभी लोग? मेरी आवाज आप तक सही से पहुंच रही है? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिना समय गवाए सीधी बात, नो बकवास, और स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, क्योंकि आज का क्लास है कुछ खास। आप देख रहे हो किस पर? आज पर। तो भाई साहब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री का उन तथ्यों पर हम लोग दृष्टिपात करेंगे जो मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट तथ्य है, जहां पर हम लोगों ने पढ़ा था क्या? तो हम लोगों ने पढ़ा था मॉडर्न हिस्ट्री का 1857 की क्रांति के बारे में। तो उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर ले। क्या सभी लोग तैयार हो? हुलालालू शकलालू, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और एक विशेष अनाउंसमेंट करूंगा थोड़ी देर बाद। 1857 के विद्रोह की असफलता का कारण और दमन क्या था? कारण और दमन जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे, ध्यान से समझना। सबसे पहले देखते हैं, हमारे यहाँ नेतृत्व का अभाव था। जब लीडरशिप सही नहीं रहता है तो वो काम सही से नहीं हो पाता है, चाहे आप घर का मुखिया ही क्यों ना हो। घर में जब आप लोग देखते हो माता पिता अगर अच्छा रहता है तो उसके बच्चे संतान भी अच्छे होते हैं। लीडरशिप का बहुत इंपॉर्टेंस रोल होता है। आपको याद होगा कि सिकंदर की सेना जो है वो हमारे भारत को पार करने से मना कर दी थी, और सिकंदर वहां पर जाकर बोला था हु लालालू सकलालू, और पूरी की पूरी सेना जो है पूरा का पूरा जो है संधव वाला जो क्षेत्र था वो उसको क्रॉस कर गया था। आपको याद होना चाहिए। तो नेतृत्व का अभाव, ये नेतृत्व रहना बहुत जरूरी है। केंद्रों के बीच परस्पर समन्वय का अभाव देखने को मिलेगा वहां पर। किसी भी प्रकार का संगठन नहीं था, निश्चित कार्य योजना का अभाव था आपके पास, और बहादुर शाह जफर का कमजोर नेतृत्व था, जिसकी वजह से ये ज्यादा डेवलप जो है वो नहीं हो पाया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखो इसमें क्या पॉइंट आगे। अब क्वेश्चन देखते हैं कि 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय, इस बहादुर शाह द्वितीय का नाम क्या है भाई साहब? इसका नाम है बहादुर शाह जफर, क्योंकि ये शायराना अंदाज में अपने वे चीजों को व्यक्त करता था। तो बहादुर शाह द्वितीय का नाम है बहादुर शाह जफर, और इसको निर्वासित करके कहाँ भेजा गया था? रंगून। हमने बताया था, याद रखो, जीनत महल के साथ। किसके साथ? जीनत महल के साथ भेजा था। हमने बताया था जीनत महल के साथ इनको भेजा गया था रंगून, और यहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई थी। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे मेरे भाई। हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, सुनियोजित योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, इसके प्रभाव के सीमित क्षेत्र, या इसमें से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा भाई? तो देखो एक पॉइंट था कि सुनियोजित योजना और केंद्रीय संगठन की क्या थी? कमी थी। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। जीनत महल के साथ हुलालालू शकलालू क्या है सर? कुछ नहीं है। जैसे सिकंदर अपने जोश के लिए हाउ टू जोश अपनी सेनाओं को बोलता था, मैं भी अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट को बोलता हाउ टू जोश मेरी भाषा में बोलते हैं हुलालालू शकलालू। चलो भाई आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं कि इसमें शिक्षित मध्यम वर्ग की पृथकता क्या थी। पहला, शिक्षित वर्ग विद्रोह से दूर रहे थे, है ना। व्यापारियों ने ब्रिटिश कंपनी की सफलता के लिए प्रार्थना की।
मुगलकालीन दास्ता के विरुद्ध शिक्षित वर्ग थे और भारतीय शासकों द्वारा अंग्रेजों की सहायता। ठीक है, ये पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा भारत में अगर क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में, देखो क्वेश्चन भी देखना और आंसर को भी समझना। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण आपसे पूछेगा तो ब्रिटिश साम्राज्य की नीति थी। अगर आपसे यहां से क्वेश्चन पूछ दे कि 1857 के क्रांति जो हुई थी मेरे भाई, इसका प्रमुख कारण क्या था, तो याद रखना ब्रिटिश साम्राज्य की गंदी नीति। आप बोल सकते हो, दोनों पॉइंट को जोड़ सकते हो इसमें। मैंने क्या बोला कि ब्रिटिश साम्राज्य की जो पॉलिसी थी, जो नीति थी, इसका कारण था। ठीक है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था, तो वो अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह था। और आपको याद होगा लॉर्ड डलहौजी की कहानी। डलहौजी का वह कदम जो विद्रोह के लिए विस्फोटक पदार्थ साबित हुआ था, वो था व्यापकता का सिद्धांत। यानी डलहौजी भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा था। और डलहौजी का सिद्धांत जो था, वो सिद्धांत का नाम था व्यापकता का सिद्धांत। व्यापकता का सिद्धांत लिख लेना। व्यापकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो ये डलहौजी ने प्रतिपादित किया था। हमने पढ़ा है डलहौजी के संदर्भ में कि हड़प की नीति ये लाया था। हमने पढ़ा है इसके संदर्भ में कि इन्होंने विलय की नीति को लाया था। कौन सी? विलय की नीति को ये लाए थे। तो भैया भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने, बताना है क्या होगा आंसर, 1857 के विद्रोह का विरोध किया, समर्थन किया, तटस्थता बनाए रखी, या एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी। और जो साइड में बता रहा हूँ इन्फॉर्मेशन, उसको नोट करते रहना मेरे भाई। उत्तर प्रदेश में 1857 के विद्रोह का अधिकांश असैनिक नेता किस वर्ग से संबंधित थे, अगर क्वेश्चन पूछेगा भूस्वामी। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन बता दो, मेरा एक क्वेश्चन दे दो मेरे दोस्तों, मेरा एक क्वेश्चन का जवाब दे दो। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो आपका एनफील्ड राइफल था, जो एनफील्ड राइफल से उसका प्रयोग कहां करने का निश्चय किया गया था, राइफल का प्रयोग कहां करने का निश्चय किया गया था। देखते हैं किसमें कितना है दम, जल्दी से बता दो मेरे भाई। राइफल जो था, एनफील्ड राइफल का प्रयोग कहां करने का निश्चय किया गया था, जल्दी से कमेंट करके बता दोगे। देखते हैं किसमें कितना है दम। तो भैया याद रखना, डमडम एक जगह था, दमदम या डमडम उसको बोलते हैं। और याद रखना अंबाला में, कहां पर, अंबाला में। याद रखना सियालकोट में, कहां पर, तो सियालकोट में। अगर आपसे प्रश्न पूछ दे कि एनफील्ड राइफल का प्रयोग जो है, एनफील्ड राइफल का प्रयोग, क्योंकि पहले तो ब्राउन बैस का यूज करता था और ब्राउन बैस के जगह पर अब नया लेकर आया था बंदूक जिसका नाम था राइफल एनफील्ड। यानी एनफील्ड राइफल का प्रयोग कहां करने का निश्चय किया गया था, तो दमदम, अंबाला, सियालकोट में करने का निश्चय लिया गया था। अगला प्रश्न, अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे, क्यों? क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया, शिक्षित मध्यम वर्ग अंग्रेजों का समर्थन कर रहा था, छावनियों के सैनिक राजपूताना से बाहर के क्रांतिकारियों का नेतृत्व स्वीकारने को तैयार नहीं थे, या इनमें से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। बल जल्दी से बताएंगे क्या होगा, फटाफट बताएंगे आप लोग क्या होगा, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर करेंगे मेरे भाई। क्या होगा आंसर, फटाफट, चलो चलो जल्दी से बताएंगे क्या होगा आंसर। व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज द आंसर, जल्दी से बताएंगे क्या होगा आंसर, फटाफट। और ये अभी हमने बताया है, उलालालू शकलालू। चलो भाई बताएंगे फटाफट क्या होगा आंसर, व्हाट इज द आंसर, फटाफट जल्दी से बताएंगे मेरे भाई। आ रहा है क्या आंसर, मोहम्मद जाकिर, राहुल, आंसर आ रहा है क्या, जल्दी से बताएंगे आप लोग फटाफट। चलो तब तक एक क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूं आपसे, जल्दी से बताओ। उत्तर प्रदेश में 1857 के विद्रोह का अधिकांश असैनिक नेता किस वर्ग से संबंधित था? अभी तक आंसर नहीं आया दोस्त, अभी तक आंसर नहीं आया, जल्दी से बताएंगे आप लोग फटाफट, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्लियर है? सी 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 सी, सभी लोग सी मार दिए भाई, सभी लोग सी ने आंसर मारा है भाई, सभी लोग सी ने आंसर दिखाया है। कुछ लोगों ने बी भी कहा है, कुछ लोग ए भी कर रहे हैं। तो देखो भाई साहब, स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों के साथ नहीं दिया, ये आपका था कि स्थानीय लोग इसमें साथ नहीं थे, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। आपके सही आंसर हो जाएंगे, बहुत सारे स्टूडेंट का गलत हो गया। 1857 के संग्राम के निम्नलिखित क्रांतियों में केंद्रों में सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था, तो दिल्ली को किया था। किसको? दिल्ली आपका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करेंगे जन भागीदारी का अभाव, इसमें जन भागीदारी का अभाव तो था,
विद्रोहियों को जनता की भागीदारी प्राप्त नहीं थी और सिखों और गोरखों का विद्रोह दबाने में प्रयोग किया गया था। देखो इसका पॉइंट आपका क्वेश्चन कैसे बनेगा कि अच्छा एक बात और बता दो, एक बार अगर आपसे पूछेगा कि तात्या टोपे का प्रारंभिक नाम क्या था, बताओ तो। एक कल बताया था ना हमने, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। अच्छा एक क्वेश्चन मेरे तरफ से पहले आप लोग बता दो, 1857 की जो क्रांति थी, 1857 का जो रिवोल्ट था, उस स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? देखते हैं कितने लोग आंसर जवाब देते हैं फटाफट। 1857 की क्रांति के संग्राम के प्रतीक क्या थे, आपको बताना है कि 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या हुआ करता था। पहला ऑप्शन में दे दूं कमल, दूसरा ऑप्शन रोटी, तीसरा कलम और रोटी। आंसर क्या होगा जल्दी से बताएंगे? कमल और रोटी, कमल और रोटी लिख लो, कमल और रोटी स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक बन गया था। 1857 का विद्रोह सबसे पहले 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था, हमने कल बताया था। और नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन थे? तात्या टोपे। ऐसे ही प्रश्न में बताते रहूंगा, ध्यान से समझना मेरे भाई। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। तो ये गोरखा से किया था, सिखों से किया था और पंजाबी उत्तर प्रांत से किया था। यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। सी आपके सही आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही है सी। और मेरे तरफ से एक क्वेश्चन शेर शेरनियों, एक क्वेश्चन आप बता दो कि 1857 के विद्रोह में अंग्रेज और जोधपुर की संयुक्त सेना को परास्त करने वाला व्यक्ति कौन था? अंग्रेज और जोधपुर की सेना को, जोधपुर की सेना को परास्त करने वाला कौन था? देखते हैं किसमें कितना है दम। 1857 के विद्रोह में अंग्रेज और जोधपुर की संयुक्त सेना को परास्त करने वाला व्यक्ति कौन था? औवा के ठाकुर कुशल सिंह। लिख लेना, औवा के ठाकुर। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में और पूछता है, क्या नाम है? कुशल सिंह, औवा के ठाकुर कुशल सिंह। कल हमने बताया था, याद होगा कि नहीं आपको, देख ले, रानी लक्ष्मीबाई किस अंग्रेज से युद्ध करती हुई वीर गति को प्राप्त हुई थी? रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को हुई थी। हमने कल बताया था कि खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी। बुंदले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी। भाई साहब आप बताओगे, वीरांगना लक्ष्मीबाई जिनका जन्म बनारस में हुआ था, आपको पता ही है, तो रानी लक्ष्मीबाई किस अंग्रेज से युद्ध करती हुई वीर गति को प्राप्त हुई थी? जल्दी से कॉमेंट करके बता देंगे फटाफट। कौशल सिंह है, श्रुति मिश्रा है, SK जी है, प्रकाश है, रंजन है हमारे साथ, नंदिनी कुमारी जी जुड़ी है, नंदिनी है, प्रीति है। बहुत स्पीड से आंसर आते जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। और ये आंसर होगा यूरोज। बहुत अच्छा, श्याम जी भी आंसर दिया है यूरोज। ही कही थी, क्या कहे थे? अकेले मर्द थी, इन्होंने कहा था ना मेरे भाई। चलो तो आंसर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सीमित क्षेत्र की बात करेंगे तो सीमित क्षेत्र में 1857 का विद्रोह बहुत ही दायरे में था और राष्ट्रीय भावना का अभाव था। सबसे इंपोर्टेंट अगर कुछ था तो वो था राष्ट्रवाद की कमी। और ये राष्ट्रवाद की कमी ही जिस पर्पस से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी, वो अपने मंसूबे में कामयाबी हासिल नहीं कर पाई। और ये पूर्वोत्तर और दक्षिणी भारत में विद्रोह नहीं हो पाया था, भारत के सभी वर्गों का समर्थन नहीं मिल पाया था, इसलिए 1857 की क्रांति है ना सक्सेस नहीं हुई थी। अब मेरे तरफ से आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जबरदस्त है, एकदम ठोक बजा के मारो, फुल टॉस क्वेश्चन है। किस उर्दू कवि ने दिल्ली में 1857 के विद्रोह को अपनी आंखों से देखा था? आंसर बताएंगे भाई। किस उर्दू कवि ने, अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे ही पूछेगा, किस उर्दू कवि ने दिल्ली में 1857 के विद्रोह को, 1857 के विद्रोह को दिल्ली में अपनी आंखों से देखा था? जल्दी से देखते हैं किसमें कितना है दम। फटाफट, आ गया आंसर, आ गया। क्या बात है शेर शेरनियों मेरे, हिला के रख दिया आप लोगों ने, एकदम जबरदस्त। मिर्जा गालिब आंसर आ रहा है, तोड़ देना है भाई। मिर्जा गालिब आपका सही आंसर है। किस उर्दू कवि ने दिल्ली में 1857 के विद्रोह को अपनी आंखों से देखा था? तो ये हो जाएगा मिर्जा गालिब। लिख लेना मेरे भाई, आंसर सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई मिर्जा गालिब। क्या हो जाएगा? मिर्जा गालिब। बहुत अच्छा, क्या बात है, सब लोग आंसर दे रहे हैं। नाम भी मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। मोनी है, शोभा है, अमित है, श्रेया है, निशा है,
सभी लोगों ने सही जवाब दिया मेरे भाई। अब देखो ये सारे जो सीमित क्षेत्र थे ना और राष्ट्रवाद की कमी थी ना, इसी कमी की वजह से 1857 की क्रांति अपने मंसूबे में कामयाबी हासिल नहीं कर पाई। 1857 के विद्रोह का परिणाम और महत्व की ओर दृष्टिगोचर करेंगे तो सत्ता परिवर्तन देखने को मिलता है। क्रांति के बाद सत्ता क्राउन के हाथों में आ जाती है। हमने बताया था कि 1857 के रिवोल्ट के बाद 1858 में जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो दायित्व था वो सारे के सारे क्राउन के यहाँ यानी ताजो तरीब के यहाँ हाथों में आ जाता है। भारत शासन अधिनियम 1858 पारित कर दिया जाता है और 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया जाता है और उसके भारत सचिव प्रमुख होते हैं और भारत सचिव ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? बताओ जल्दी से फटाफट। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अच्छा मेरा एक क्वेश्चन आपकी तरफ से एकदम फुल टॉस है, फुल टॉस है, शेर से नहीं हो, दहाड़ के इस क्वेश्चन का आंसर देना आपको बताना होगा मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं। क्या क्वेश्चन है? महारानी विक्टोरिया ने, अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दे महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अधीन, देखो ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बोलना बिना समय लिए। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? जल्दी से बताओ क्वेश्चन, डेट के साथ बताना है, डेट के साथ। 1 नवंबर 1858 बिल्कुल सही है। 1 नवंबर 1858 को, 1 नवंबर 1858 को। और आपको पता होना चाहिए कि भारतीय सेना के नवगठन के लिए एक आयोग का गठन किया गया था जिसका नाम था पील आयोग। इसके अलावे पील आयोग के अलावे भी आपसे कुछ क्वेश्चंस होंगे, जरूर होंगे। प्रशासनिक परिवर्तन की अगर बात करें तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के अनुसार भारतीयों को परिषद में सदस्यता मिल गई। गवर्नर जनरल बना वायसराय और क्राउन का प्रतिनिधि आ गया। भारत में उच्च न्यायालयों की स्थापना कर दी गई और सेना के पुनर्गठन के लिए पील कमीशन आया, आ गया पील कमीशन। तो आपसे पूछेगा भारतीय सेना के नवगठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो पील आयोग का गठन किया गया था। पील आयोग का। तो मेरे तरफ से आपके लिए प्रश्न है कि आपको बताना है सैनिक भर्ती और प्रशिक्षण के लिए, सैनिक भर्ती और प्रशिक्षण के लिए, लिख लेना, सैनिक भर्ती और प्रशिक्षण के लिए, सैनिक भर्ती और प्रशिक्षण के लिए किस कमीशन का गठन किया गया था? जल्दी से बता दो कौन सा कमीशन था। हमने बताया कि भारतीय सेना के नवगठन के लिए पील कमीशन आया था। भारतीय सेना के नवगठन हेतु पील कमीशन लाया था। तो मेरा सवाल यह है दोस्तों कि सैनिक भर्ती और प्रशिक्षण के लिए कौन से कमीशन लाए गए थे? जल्दी से बता दो। पील कमीशन नहीं, इसके लिए लाया था रॉयल कमीशन। रॉयल कमीशन। कौन सा कमीशन? रॉयल कमीशन। और भारतीय जनता का मैग्ना कार्टा जिसे महान अधिकार पत्र के रूप में जानते हैं, ये किसे कहा था? तो ये महारानी विक्टोरिया का 1858 का जो घोषणा पत्र था उसको कहा गया था। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बताना कि कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद सेना के पुनर्गठन जब पूछेगा या सेना के नवगठन पूछेगा तो आंसर आएगा आपका पील आयोग। लेकिन अगर सैनिक भर्ती और प्रशिक्षण के लिए कमीशन पूछेगा तो रॉयल कमीशन आएगा मेरे भाई। 1857 के विद्रोह के समय में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बता दो भाई, जल्दी से बता दो। तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था भाई? लॉर्ड कैनिंग आपके सही आंसर हो जाएंगे। लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति के समय में गवर्नर था। सॉरी, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि किसने कहा था कि मैं चाहता हूं कि अंग्रेजों की नई पीढ़ी भारतीय विद्रोह के इतिहास को पढ़े, मैं चाहता हूं कि अंग्रेजों की जो नई पीढ़ी है वो भारतीय विद्रोह के इतिहास को पढ़े, इसका मनन करे और यह तमाम शिक्षाओं और चेतावनियों से भरा है। ये लॉर्ड क्रोमर का था। लॉर्ड क्रोमर, हमने क्या बोला? लॉर्ड क्रोमर के बारे में। किसके बारे में? लॉर्ड क्रोमर के बारे में। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। अब देखो, देशी रियासतों के संदर्भ में अगर नीति की बात करेंगे तो अधीनस्थ स्थिति को मान्यता दिया गया। विक्टोरिया का घोषणा पत्र जो हमने बताया 1858 में, जो 1857 की क्रांति आई थी, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का सारा दायित्व जो है क्राउन के अधीन आ गया था। ये हमने अभी आपको बताया। और 1 नवंबर 1858 को पूरा का पूरा क्राउन के नियंत्रण में लेने की घोषणा कर दी गई थी।
भारतीय रियासतों के विलय की नीति के स्थान पर परम सत्ता की अवधारणा यहाँ डेवलप किया गया था। धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई थी और पूर्ववर्ती समझौते को मान्यता दी गई थी। ये सारे पॉइंट जो आप देख रहे हो किसके संदर्भ में है? देशी रियासतों के संदर्भ में नीति को लेकर है। ठीक है, अगर इससे कुछ प्रश्न भी बनाए जाएंगे, जैसे कि महारानी विक्टोरिया की घोषणा जो हुई थी 1858 में, अगर डेट पूछ दे तो 1 नवंबर 1858 में, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था ये आपको बताना है। जल्दी से बताएंगे। पहला है भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना। दूसरा है भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। तो 1 और 2 तो एकदम सही लग रहा है। भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन, इसका संबंध इससे नहीं था। तो मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मेरे शेर शेडियो, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्लियर है? बताओ क्लियर है? आगे बढ़े। रेलवे का क्लास इस चैनल पर, वो एसके झा चैनल पर चलेगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये हमारा 10वां प्रश्न है। 1857 के विद्रोह की विफलता का निम्नलिखित में से कौन सा कारण था? ये 69 बीपीएससी प्री 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है आपके सामने, और इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताएंगे। तो अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम और विचारधारा नहीं थी। देखो एक एक पॉइंट को समझना, आपके पास आ जाएगा। समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था। निश्चित रूप से ये 1857 की क्रांति जिस पर्पस से, जिस मंसूबे के लिए प्रारंभ की गई थी, वो कामयाबी नहीं हुई। क्यों भाई? क्योंकि इसका एक पर्पस नहीं था, एक टारगेट नहीं था, एक एम नहीं था, एक स्थान नहीं था, एक समय पे शुरू नहीं किया गया। इसका मतलब एक शब्द में अगर बोले तो यहाँ पर कमी थी किसकी? राष्ट्रवाद की कमी। और ये राष्ट्रवाद की कमी 1857 की क्रांति को फ्लॉप कर दिया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों की नींव हिला दिया था ये 1857 की क्रांति। क्लियर है मेरे भाई? अब यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे कि भाई साहब आपको आंसर बताना है कि क्या इसमें से आंसर होगा जाएगा। तो अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, अब विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम विचारधारा नहीं थी, और समाज के सभी वर्गों के समर्थन का अभाव था। मतलब ये सारे आंसर जो है आपका ये हो जाएगा आंसर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, क्या बात है। भारती कुमारी, केशव टीवी, बिरजू, अंजलि, अर्जुन, बहुत अच्छा। सभी लोगों ने आंसर कर रहे हैं भाई, सभी लोग आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सभी लोग आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मेरे तरफ से एक क्वेश्चन आप बता दो, कि दिल्ली में विद्रोह का दमन किस अंग्रेज ने किया था? जल्दी से बताओगे कि दिल्ली में विद्रोह का दमन जो किया था किस अंग्रेज के द्वारा किया गया था? जल्दी से बताओगे, दिल्ली में विद्रोह का दमन किस अंग्रेज के द्वारा किया गया था? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हुलालालू शकलालू। जल्दी से बताओ क्या होगा आंसर, जल्दी से बताओ फटाफट। दिल्ली में विद्रोह का दमन किस अंग्रेज ने किया था? हडसन। यस, आपका आंसर आ जाएगा हडसन होगा भाई। कल ही हमने बताया था यहाँ पर हडसन। बहादुर साहब द्वितीय जो थे, जिसको जफर के नाम से जाना जाता है, वो दिल्ली की तरफ से प्रतिनिधित्व किए थे 1857 की क्रांति का। अब हो गया हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का आत्मा। अब हम लोग चलेंगे दूसरे एपिसोड में जिसका नाम है करेंट अफेयर्स। तो आपको बता दें कि शनिवार को सुबह में 7 बजे से करेंट अफेयर्स की क्लासेस चलने वाली है, और वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में होगा, और आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आप क्लास आ सकते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में क्लासेस होगी। ये क्लास पूर्णतः फ्री क्लास है, आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो, और जितने भी करंट अफेयर्स इंपोर्टेंट जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे इसमें करवाए जाएंगे, और इसके थ्योरी को पढ़ाए जाएंगे। करंट अफेयर्स के लिए सुबह 7 बजे 23 अगस्त को 2025 को शनिवार को जुड़ना ना भूले। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है करंट का, क्या है भाई? थाईलैंड जो है सफेद हाथियों का देश के नाम से मशहूर है। ध्यान से समझना, थाईलैंड की ओपल सुचाता चुआंगसरी, नाम देख रहे हो, चुआंगसरी ने जीता है विश्व सुंदरी 2025 का ताज। यह है आपका टॉपिक आज का। वर्ष 2025 की विश्व सुंदरी प्रतियोगिता का फाइनल दौर 31 मई 2025 को भारत में हुआ था। कौन सा जगह पर? हैदराबाद में, जो मूसी नदी के किनारे स्थित है। और ये कैवा था आयोजन? तो 72वां विश्व सुंदरी प्रतियोगिता का ताज थाईलैंड की ओपल सुचाता चुआंगसरी ने जीता। इन्होंने जीत लिया, और गत विजेता चेक गणराज्य की कौन? क्रिस्टिना पिस्कोवा ने उन्हें इसका ताज पहनाया। ये क्वेश्चन जो है ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि थाईलैंड की ओपल सुचाता चुआंगसरी ने विश्व सुंदरी 2025 का ताज जीत लिया है। यह पहला अवसर है जब थाईलैंड की किसी सुंदरी ने विश्व सुंदरी का ताज जीता है। ध्यान रखना, यह पहला अवसर है जब थाईलैंड की किसी सुंदरी ने विश्व सुंदरी का ताज जीता है। इथोपिया की होसे डेरेज अडामासू को प्रथम उपविजेता, और पोलैंड की माजा क्लाजा को द्वितीय उपविजेता इस प्रतियोगिता में घोषित की गई।
आपको बता देना उचित है कि 108 देशों की सुंदरियां इसमें पार्टिसिपेट की थी। कितने? तो सुंदरी सुंदरी लोग आई थी, कितने लोग? 108 देशों की सुंदरियां इसमें आई थी। और प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व वर्ष जो 2023 की फेमिना मिस इंडिया थी, जिसका नाम था नंदिनी गुप्ता, उन्होंने किया था। कौन किया था भाई? नंदिनी गुप्ता। तो देखो, प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व वर्ष 2013 की फेमिना मिस इंडिया नंदिनी गुप्ता ने किया था। और भारत का केवल 6 सुंदरियां ही विश्व सुंदरी का खिताब जीतने में अभी तक कामयाब रही है। और ऐसी पहली उपलब्धि रीता फारिया ने 1999 में किया था। तो रीता फारिया 1999 नहीं होगा, बल्कि 1966 होना चाहिए। 1966 में प्राप्त की थी। बाद में 1994 में आपने देखा होगा ऐश्वर्या राय को। ऐश्वर्या राय को कितने लोग जानते हो? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके 7 टाइप कर दो। ऐश्वर्या राय को पहचानते हो भैया? मिले हो या देखे हो? जल्दी से बता दो, 7 टाइप कर दो। तो 1994 में ऐश्वर्या राय। 1997 में अगर बात करेंगे तो 1997 के दौर में थी कौन? डायना हेडेन। याद रखना मेरे भाई, डायना हेडेन 1997 में। 1999 की बात करेंगे तो युक्ता मुखी 1997 की अगर बात करेंगे, है ना। और उसके बाद अगर बात करेंगे तो प्रियंका चोपड़ा को उठा लो 2000 में। उठाना नहीं भाई, 2000 में कौन? प्रियंका चोपड़ा 2000 में। और मानुषी छिल्लर को, छिल्लर बोल रहे हैं, चिल्लर नहीं, मानुषी छिल्लर को 2017 में। मानुषी छिल्लर को, एक एक टॉपिक क्लियर कर रहा हूं, ध्यान रखना। तो कितने सुंदरियों ने? तो 6 सुंदरियों ने, सॉरी। तो ये पहला है, हमने नाम लिया किसका? तो रीता फारिया का। रीता फारिया कब? तो हमने बताया 1966 में। ऐश्वर्या राय 1994 में। डायना हेडेन 1997 में। युक्ता मुखी 1999 में। प्रियंका चोपड़ा 2000 में। और मानुषी छिल्लर 2017 में। यह तीसरा अवसर है जब विश्व सुंदरी प्रतियोगिता का फाइनल भारत में आयोजित हुआ है। वाह भाई वाह। इससे पहले 1996 में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता भारत में बेंगलुरु में आयोजित हुआ था। और पिछले वर्ष 2024 में 2023 की 71वीं प्रतियोगिता भारत में मुंबई में आयोजित हुई थी। और वर्ष 2024 की विश्व सुंदरी प्रतियोगिता का आयोजन नहीं हो सका था। अब आप लोग फटाफट क्वेश्चन बताएंगे, वर्ष 2025 की विश्व सुंदरी प्रतियोगिता भारत के किस शहर में संपन्न हुई थी? पहला ऑप्शन है मुंबई, हैदराबाद, पटना। इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे क्या होगा? हैदराबाद आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, या विश्व सुंदरी का कैवां प्रतिस्पर्धा आयोजित किया गया है? जल्दी से बताओगे कैवां है ये? 72वां विश्व सुंदरी प्रतियोगिता का ताज जीती है कौन? थाईलैंड की ओपल सुचाता चुआंगसरी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विश्व सुंदरी प्रतियोगिता 2025 की विजेता कौन थी? तो अभी हमने बताया ओपल सुचाता चुआंगसरी आपके सही विकल्प हो जाएंगे। अभी तक कुल कितनी भारत में सुंदरियां विश्व सुंदरी का खिताब जीती है? तो अभी हमने बताया था पहले नंबर पे रीता फारिया, फिर बताया था ऐश्वर्या राय, फिर बताया था डायना हेडेन, युक्ता मुखी, प्रियंका चोपड़ा और मानुषी छिल्लर। यानी कुल कितने हो गए? 6 हो गए। कितने हो गए? 6 हो गए। कितने? 6 हो गए। और अगला प्रश्न है आपके पास कि विश्व सुंदरी खिताब 2025 में आयोजित हुआ जो हैदराबाद में हुआ था, यह कैवां विश्व सुंदरी प्रतियोगिता का अवसर था जिसका फाइनल भारत में आयोजित हुआ था? कैवां ये अवसर था, ये आपको बताना है। जल्दी से बता दो कमेंट करके। या तीसरा अवसर था जब विश्व सुंदरी प्रतियोगिता का फाइनल जो है भारत में आयोजित हुआ था। इससे पहले मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता भारत में बेंगलुरु में 1996 में हुआ था। और 2024 में 2023 वाला 71वां प्रतियोगिता जो है वो मुंबई में आयोजित हुआ था। तो इस हिसाब से आपका क्या हो जाएगा? तीसरा अवसर हो जाएगा। कैवां? तीसरा। और इस तरह से हमारे आज के सेशन क्या हो गए? तो समाप्त हो गए। उम्मीद है आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होगी। तो जल्दी से बता दो, अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई तो टाइप कर देंगे 7। टाइप कर देंगे 7 मेरे भाई। और याद रखें, हर रात को, शाम को, रात को 9 बजे आप लोगों को पहुंच जाना है। 9 बजे एकदम सजोसाज होकर पहुंच जाना है, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। उलालालू शकलालू। अब सोनू सर बहुत जल्द आपके मंच पर पहुंचने वाले हैं। जल्दी से कमेंट करके बता दो। और इस शनिवार को सुबह 7 बजे देखना ना भूले करंट अफेयर्स की क्लास जो होगी। क्लियर है? ओके है? तो जल्दी से 7 टाइप कर देंगे फटाफट फटाफट सभी लोग। अमन गुप्ता, दीपा सिंह, आयुषी, रंगीला, जीडी है, राजकुमार है, राधा, राहुल, राजू, केशव, डॉक्टर इंद्रजीत, सोनी है। बहुत बहुत अच्छा, सभी लोग 7 टाइप कर रहे हैं। थाला फॉर रीजन, आरसीबी वाले लोग कर रहे हैं फटाफट। ठीक है। लालू क्या है सर? अरे लालू नहीं यार, वो लालू शकलालू है। जैसे सिकंदर बोलता था ना पर्वत को पार करने के लिए, क्या बोलता था? हाउ टू जोश, हाउ टू जोश। इसी तरह मैं बोलता, जैसे आपके सोनू सर बोलते हैं रसगुल्लो,
है ना। तो उसी तरह याद रखना, वो है हुला लो सकला लो। चलिए आप रेडी हो जाइए, सोनू सर आ चुके हैं पॉलिटी के लिए। थैंक यू। धन्यवाद। 20-20 मिनट कुल बतिया पड़ा बस करे हैं यही से देख ले सारा ने 2 घंटा का गाड़ पड़ जाते कहाँ मैं था 2 घंटा ना पड़े का सो रहा अपन लड़की वाली। अरे तो मैं तो अलग चीज है बाबू ने एक से 2 घंटा लगता है ना देखने में है तो पंखा को बंद कर दिया है। अरे रोटी बना ताऊ पंखा का हवा लगी मेरे लगा था मारा यार सबसे तो अंदर बना हो चलिए जी, सभी को जय हिंद है मेरे भाई, सभी को राधे राधे। फटाफट सारे आ जाए। और रसगुल्लो वही बात कहते हैं कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और जल्दी से बता देना, मेरी आवाज यदि जा रही है तो एक बार 5 टाइप करो और जल्दी जल्दी सेशन को करेंगे फटाफट जल्दी से। और इस कारवां को स्टार्ट किया जाए। बढ़िया, तबियत ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम गवाए हुए। और दोस्त, मैं जैसा कहता हूं कि आंसर आते रहना चाहिए, चाहे सही हो या गलत। और वही बात कि भाई साहब, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। और दिनकर साहब के उसी कविता से स्टार्ट करते हैं इस सेशन को और चलते हैं आज के सेशन को उसी शानदार, जोरदार और जोश और जुनून से हम लोग स्टार्ट करें। और थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं। आज वैसा थ्योरी का बात करेंगे जो ओरिजिनल संविधान में नहीं था लेकिन बाद में जोड़ा गया। और वो आप लोग को भी पता है वो कौन तुम्हारा, तो वो मेरे भाई मौलिक कर्तव्य। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। मौलिक कर्तव्य जब देखिएगा तो भाई साहब, ये संविधान के भाग 4A में है तुम्हारा रसगुल्ला। मूल संविधान में नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया। और वो जो जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और जो समिति था तुम्हारा, उस समिति का नाम क्या था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और जब मौलिक कर्तव्य देखोगे तो अभी जो है तुम्हारा कितना मौलिक कर्तव्य है? 11 मौलिक कर्तव्य है। और फटाफट चलना है। मैं फिर कह रहा हूं कि रुकना नहीं चाहिए। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की दुनिया में और स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। आंसर सभी को करना है, चाहे सही हो या गलत। और ये देखिए, आपके टीआरई में पूछा हुआ क्वेश्चन आराम से मारेगा। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, आराम से, मुझे पता है कि आंसर आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य है? बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 3 शिफ्ट 2 पे पूछा गया है। ये कह रहा है कि देश की एकता और अखंडता को कायम रखना। बी कह रहा है प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित करना। सी कह रहा है अपने बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान करना। ई कह रहा है उपर्युक्त में से एक से अधिक। ई कह रहा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। जल्दी से आंसर करेगा, चाहे सही हो या गलत, लेकिन आंसर आते रहना चाहिए। फटाफट आंसर सभी लोग करेंगे, जल्दी से इसका आंसर करो। और रसगुल्ला जल्दी से बताएगा। और देखो, जो भी तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी मार रहा है ना, जो भी तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी मार रहा है, यानी उपर्युक्त में से एक से अधिक मार रहा है, मेरे भाई बिल्कुल सही मार रहा है तुम्हारा। ये टीआरई में पूछा हुआ क्वेश्चन है तुम्हारा। अब थोड़ा सा हमको बताएगा क्या? हम यदि आपसे पूछे कि हमको जल्दी से बता दो मेरे भाई, यदि तुमसे पूछेगा रसगुल्ला कि मौलिक कर्तव्य, यदि तुमसे पूछेगा कि मौलिक कर्तव्य जो है रसगुल्ला, मौलिक कर्तव्य जो है, यदि आपसे पूछेगा कि मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो क्या बोलेगा? अनुच्छेद 51A। क्या बोलेगा तुम्हारा? अनुच्छेद 51A। अभी भाग तुरंत देखे थे हम, भाग कौन सा है मेरे भाई? तो भाग 4A है। और पूछेगा, यदि तुमसे पूछेगा कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति, यदि आपसे पूछेगा कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति कब बना था, एक रसगुल्ला मेरे तरफ से, यदि तुमसे पूछ दिया कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति कब बनी थी, तो क्या बोलिएगा मेरे भाई? तो सरदार स्वर्ण सिंह 1976। और पूछेगा कि मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, तो क्या बोले? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। अच्छा, एक बात और ध्यान में रखना, एक और समिति है तुम्हारा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, पूछेगा कि बर्मा समिति। कौन सा रसगुल्ला? बर्मा समिति। यदि तुमसे पूछ देगा कि बर्मा समिति जो है किससे संबंधित है, तो ये भी मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। फटाफट बताएगा क्या? यदि तुमसे पूछेगा कि जो बर्मा समिति बना था ये कब बना था, तब क्या बोलेगा? तो ध्यान में रखिएगा, बर्मा समिति जो बना था 1999 में। कब बना था मेरे भाई? 1999 में है रे। यदि तुमसे पूछेगा कि मौलिक कर्तव्य काय गो है, वर्तमान में काय गो है? 11 गो है। काय
गो है तुम्हारा? 11 गो है। पूछेगा कि 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया। यदि तुमसे पूछेगा कि 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया तो क्या बोलेगा? 86वां संविधान संशोधन। क्या बोलिएगा? 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जो है तुम्हारा वो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था रसगुल्ला। और पूछ दिया कि इसमें कौन सा मौलिक कर्तव्य था तो क्या बोलेगा? 6 से लेकर के 14 साल तक का जो बच्चा होगा, 6 से लेकर के 14 साल तक के बच्चों को जो है तुम्हारा शिक्षा देना। क्या तुम्हारा मेरे भाई? शिक्षा देना जो है, शिक्षा देना जो है वो पेरेंट्स का यानी अभिभावक का जो है तुम्हारा, अभिभावक का जो है तुम्हारा, अभिभावक का जो है वो तुम्हारा क्या होगा? कर्तव्य होगा। ऐसा तुम्हारा 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। क्लियर है तुम्हारा? आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। चल मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। सेकंड नंबर क्वेश्चन आराम से मारेगा फटाफट। देखो मौलिक अधिकार वाला क्वेश्चन है और मुझे पता है बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा हुआ तुम्हारा क्वेश्चन है, पेपर फर्स्ट है। कह रहा है कि अपराधों की दोष सिद्ध के संबंध में भारतवर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आराम से मारेगा। दोष सिद्ध से संरक्षण का बात कर रहे हैं। ऑप्शन देखो, ए क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत के संविधान में दोहरे दंड का प्रावधान नहीं पाया जाता है। बी कह रहा है कि संविधान में अपराध से अधिक दंड से सुरक्षा दी गई है। सी कह रहा है कि देश में उसी अपराध के लिए एक सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध न्यायिक तथा विभागीय कार्यवाही की जा सकती है। डी कह रहा उपर्युक्त में से एक से अधिक। ई कह रहा उपर्युक्त में से कोई नहीं। आराम से मारेगा, कोई हड़बड़ी नहीं है। जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट, चाहे सही हो या गलत, लेकिन आंसर आते रहना चाहिए। और देखो मेरे भाई, जो भी तुम्हारा ऑप्शन नंबर यही कैसा ना संदर्भ दे दे संविधान में तुम्हारा ऑप्शन नंबर मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी मार रहा है ना रसगुल्ला, बिल्कुल सही मार रहा है तुम्हारा। एक बात ध्यान में रखना है, दोहरे दंड का प्रावधान नहीं पाया जाता है। बिल्कुल सही बात है, ये तो बिल्कुल सही बात है। अपराध से अधिक दंड से सुरक्षा दी गई है, ये भी बिल्कुल सही बात है। इसका सही आंसर क्या हो जाता? ऑप्शन नंबर डी हो जाता। क्या हो जाता? ऑप्शन नंबर डी हो जाता। एक सेकेंड रुकिएगा, आप लोग को वॉइस का प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि बैटरी थोड़ा सा कम है। हम थोड़ा चेंज कर ले इसको, है। हेलो, किस पर मैं ये कहना तो धीरे धीरे चल दे, क्या करना तेज बनाओ लगा तू। चलिए अब तुम्हारा आवाज जाएगा बढ़िया से। चलो स्टार्ट करते हैं तुम्हारा। अब चलो मेरे भाई, अब इसका थोड़ा सा देख लेते हैं। अब हमको तुम लोग बताएगा, मुझे नहीं पता, बट आंसर आप लोग हमको बताइएगा। यदि आपसे पूछेगा कि हमको ये बता दो कि दोष सिद्ध से संरक्षण, यदि आपसे पूछेगा कि दोष सिद्ध से संरक्षण जो है तुम्हारा, दोष सिद्ध से संरक्षण जो है रसगुल्ला, इसका बात किस अनुच्छेद में किया गया है तो क्या बोलेगा? अनुच्छेद 20 में किया गया। किस में बात किया गया तुम्हारा? अनुच्छेद 20। आपसे पूछेगा कि अनुच्छेद 20 जो है तुम्हारा कितना प्रकार से बचाता है तो क्या बोलेगा? कितना प्रकार से स्वतंत्रता देता है? 3 प्रकार का। एक तुम्हारा 20(1) जो है वो कहता है कार्योत्तर विधि से संरक्षण। क्या कहता है तुम्हारा? कार्योत्तर विधि से रसगुल्ला, कार्योत्तर विधि से संरक्षण का बात जो है वो कौन करता है तुम्हारा? तो अनुच्छेद 20 कार्योत्तर विधि का मतलब हो गया कि जिस समय आपने क्राइम किया था उस समय जो तुम्हारा उस क्राइम का सजा होगा वही होगा तुम्हारा। क्लियर है? अनुच्छेद 20(2) कहता है, अनुच्छेद 20(2) कहता है कि भाई साहब दोहरे दंड से संरक्षण। क्या कहता है मेरे भाई? दोहरे दंड से संरक्षण का बात जो है तुम्हारा, दोहरे दंड से संरक्षण का बात जो है अनुच्छेद 20(2) कहता है। और अनुच्छेद 20(3) कहता है रसगुल्ला, अनुच्छेद 20(3) कहता है आत्म अभिशंसन। क्या कहता है रसगुल्ला? आत्म अभिशंसन से तुम्हारा, आत्म अभिशंसन से तुम्हारा, आत्म अभिशंसन से संरक्षण। आत्म अभिशंसन का मतलब क्या हो गया? आपको कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता है कि तुम ये क्राइम किए ही हो, तुम कबूल करो। यानी आपको अपने ही खिलाफ जबरदस्ती कोई गवाही नहीं दिलवा सकता है। यही बात अनुच्छेद 20(3) कहता है। अच्छा, यदि हम आपसे पूछे कि हमको बताएगा क्या? यदि हम तुमसे पूछे कि मौलिक अधिकार मेरे भाई, यदि तुमसे पूछा जाए कि मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है तो क्या बोलेगा? मौलिक अधिकार पूछेगा संविधान के किस भाग में है तब क्या बोलेगा? तो फटाफट बताएगा। तो मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? भाग 3 में है। किसमें कहा है तुम्हारा? भाग 3 में। आपसे पूछेगा किस भाग को
मेघना काटा कहा जाता है तो क्या बोलेगा रसगुल्ला? किस भाग को मेघना काटा कहा जाता है? तो भाग 3 को। एक रसगुल्ला मेरे तरफ से। भाई यदि तुमसे पूछेगा कि मेघना काटा की अवधारणा विश्व में पहली बार कहां आई तो क्या बोलिएगा? मेघना काटा की अवधारणा विश्व में पहली बार कहां आई तो क्या बोलिएगा? ब्रिटेन में आया था। कहां पे आया था तुम्हारा? ब्रिटेन में आया था। और पूछेगा कब आया था तो मेरे भाई 1215 में आया था। कब आया था तुम्हारा? 1215 में आया था। इस बात से भी ध्यान में रखना है। यदि आपसे पूछेगा, जल्दी से बताएगा, फटाफट बताएगा। यदि तुमसे पूछेगा कि ओरिजिनल संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे, जल्दी से बताएगा, ओरिजिनल संविधान में मौलिक अधिकार कितना था? तो रसगुल्ला कितना था? 7 था। लेकिन पूछेगा कि वर्तमान में कितना है तो क्या बोलिएगा? वर्तमान में तुम्हारा 6 मौलिक अधिकार है। कितना मौलिक अधिकार है? 6 मौलिक अधिकार है। और तुमसे पूछ दिया कि किसको हटाया गया तो क्या बोलेगा मेरे भाई? संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। किसको हटाया गया? संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। और पूछेगा कि संपत्ति के अधिकार को कब हटाया है, वो बताएगा, फटाफट बताएगा। संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया तो क्या बोलिएगा? 44वां संविधान संशोधन। जल्दी से बताएगा। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है तुम्हारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। और पूछेगा कि संपत्ति के अधिकार के लिए कौन सा नया अनुच्छेद बनाया गया तो क्या बोलिएगा? अनुच्छेद 300A बनाया गया। क्या बनाया गया तुम्हारा मेरा भाई? अनुच्छेद 300A बनाया गया था। इस बात को भी ध्यान में रखना है। क्लियर है तुम्हारा? आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। चल मेरे भाई, चल 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 चल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो, मस्त क्वेश्चन है, फटाफट बताएगा। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? भाई साहब बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा हुआ है, 1 to 5 वाले में। जल्दी से बताएगा, जो एग्जाम कैंसिल हुआ था। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 18 साल, 25 साल, 30 साल, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं? जल्दी से बताएगा। मुझे पता है कि इसमें कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। फटाफट बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। और देखो, जो भी तुम्हारा 30 साल मार रहा है ना, जो भी तुम्हारा रसगुल्ला 30 साल मार रहा है, बिल्कुल सही मार रहा है तुम्हारा। अच्छा है हो, यदि तुमसे पूछेगा, यदि हम तुमसे पूछ दे, यदि हम आपसे पूछे कि हमको ये बता दो कि भाई साहब राज्यसभा, यदि आपसे पूछेगा कि राज्यसभा का गठन जो है रसगुल्ला, राज्यसभा का गठन जो है ये किस अनुच्छेद में बताया गया है तो क्या बोलिएगा? अनुच्छेद 80 में। यदि तुमसे पूछेगा कि राज्यसभा का सदस्य, जल्दी से बताएगा, एक रसगुल्ला मेरे तरफ से, राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल कितना दिन का होता है तो क्या बताएगा? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने दिनों का होता है तो क्या बोलेगा मेरे भाई? कितने दिनों का होता है? 6 वर्ष का। कितने वर्ष का तुम्हारा? 6 साल का जो है तुम्हारा राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। लेकिन तुमसे पूछेगा कि रिटायर कब होगा, यदि आपसे पूछेगा कि सेवानिवृत्त जो है तुम्हारा, सेवानिवृत्त जो है ये कब होगा तुम्हारा, तो प्रत्येक दूसरे साल पर। क्या तुम्हारा? प्रत्येक दूसरे साल पर जो है, प्रत्येक दूसरे साल पर कितना बट्टा 3? 1/3 सदस्य जो है तुम्हारा वो क्या होगा तुम्हारा? सेवानिवृत्त होगा। क्या होगा तुम्हारा? सेवानिवृत्त। अच्छा जल्दी से बताएगा, लोकसभा में बनने के लिए कितना उम्र होना चाहिए? लोकसभा में जाने के लिए कितना उम्र होना चाहिए तो क्या बोलेगा मेरे भाई? 25 साल। कितना तुम्हारा? 25 साल। जल्दी से बताओ फटाफट। यदि तुमसे पूछेगा कि राष्ट्रपति बनने के लिए, क्या रसगुल्ला, राष्ट्रपति बनने के लिए पूछेगा कितना उम्र चाहिए तो क्या बोलेगा? राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष। कितना तुम्हारा? 35 वर्ष। जल्दी से बताएगा। उपराष्ट्रपति यदि तुमसे पूछ दिया कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए कितना उम्र चाहिए तो क्या बोलिएगा? उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी मेरे भाई 35 वर्ष चाहिए। कितना चाहिए तुम्हारा? 35 वर्ष है हो। यदि तुमसे पूछेगा राज्यपाल, फटाफट बताएगा, 2 रसगुल्ला मेरे तरफ से, राज्यपाल बनने के लिए कितना उम्र चाहिए तो क्या बोलिएगा? राज्यपाल बनने के लिए भी कितना तुम्हारा? तो रसगुल्ला 35 साल। अच्छा यदि तुमसे पूछेगा स्थानीय निकाय, यदि आपसे पूछेगा स्थानीय निकाय में चुनाव जो होता है तो स्थानीय निकाय में जाने के लिए कितना उम्र होना चाहिए? यदि पंचायती राज वगैरह पूछेगा कि उसमें जाने के लिए कितना उम्र होना चाहिए तो क्या बोलेगा मेरे भाई? 21 साल। कितना साल तुम्हारा? 21 साल जो है रसगुल्ला वो स्थानीय निकाय में जाने के लिए होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखना है। क्लियर है तुम्हारा? आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। चल मेरे भाई आगे देखिए तुम्हारा क्वेश्चन क्या कर रहा है। आगे तुम्हारा चौथा नंबर क्वेश्चन देखो, मस्त क्वेश्चन है, मलपुआ क्वेश्चन है और मुझे पता है कि इसमें आप लोग को दिक्कत होने वाली नहीं है। जल्दी से बताएगा, निम्न में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे जब 73वां और 74वां संविधान संशोधन अस्तित्व में आया था? यानी जब 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया गया था उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? क्वेश्चन यही कह रहा है। पीवी नरसिंह राव था तुम्हारा, एचडी देवगौड़ा साहब थे, चंद्रशेखर थे, उपर्युक्त
उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। फटाफट बताएगा, चाहे सही हो या गलत, लेकिन आंसर आते रहना चाहिए। फटाफट जल्दी से आंसर आते रहना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं कि भाई साहब की लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जल्दी से बताएगा। और देखो, जो भी तुम्हारा पीवी नरसिंह राव मार रहा है ना, जो भी तुम्हारा पीवी नरसिंह राव मार रहा है, रसगुल्ला बिल्कुल सही बात है तुम्हारा। अच्छा, यदि तुमसे पूछेगा फटाफट, हमको चाहिए आंसर, चाहे सही हो या गलत, लेकिन हमको आंसर बताएगा। यदि आपसे पूछेगा कि 73वां संविधान संशोधन जो था, 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत बोलेगा क्या जोड़ा गया था, तो क्या बोलिएगा? पंचायती राज। कौन सा राज तुम्हारा? पंचायती राज। तुमसे पूछ दिया रसगुल्ला कि पंचायती राज को लागू कब किया गया था, तो क्या बोलेगा? 24 अप्रैल 1993 को। कब लागू किया गया था? 24 अप्रैल 1993 को। इसीलिए 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मेरे भाई ध्यान में रखना है, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस जो है तुम्हारा कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तुमसे पूछेगा कि भाई साहब हमारे यहाँ पंचायती राज का स्तरीय है, तो क्या बोलेगा? त्रिस्तरीय पंचायती राज है। कौन सा तुम्हारा? त्रिस्तरीय पंचायती राज है। ध्यान में रखना है, क्या स्तरीय तुम्हारा? त्रिस्तरीय पंचायती राज है। और तुमसे पूछ दिया रसगुल्ला कि त्रिस्तरीय पंचायती राज का जो है तुम्हारा किस समिति ने किया था, फटाफट बताएगा। 2 गुलाब जामुन अभी के अभी त्रिस्तरीय पंचायती राज का बात किस समिति ने कहा था, तो क्या बोलेगा? बलवंत राय मेहता समिति। कौन सा तुम्हारा? बलवंत राय मेहता समिति ने किया था। और बलवंत राय मेहता समिति यदि तुमसे पूछ दिया मेरे भाई कि कब बना था, तो क्या बोलेगा? 1957 में। कब बना था तुम्हारा? 1957 में। इस बात को भी ध्यान में रखना है। यदि आपसे पूछेगा पंचायती राज को कितना विषय दिया गया है, तो क्या बोलेगा? पंचायती राज को 29 विषय दिया गया। कितना विषय दिया गया मेरे भाई? 29 विषय दिया गया है रे। यदि थोड़ा से पूछेगा 74वां संविधान संशोधन, यदि तुमसे पूछ दिया कि 74वां संविधान संशोधन जो है, 74वां संविधान संशोधन 1992 में जो हुआ, ये किससे संबंधित है, तो क्या बोलेगा रसगुल्ला? नगर निकाय से। किससे संबंधित है? नगर निकाय से। एक क्वेश्चन हमको बता दो, अभी के अभी बताएगा। और अभी के अभी रसगुल्ला भाई साहब यदि पूछेगा कि नगर निकाय को कितना विषय दिया गया था, भाई साहब 18 दिया तो 1 दबाव, 19 दिया तो 2 दबाव, और 20 दिया तो तुम्हारा 20 दिया तो भाई साहब 3 दबाव। जल्दी से बताएगा, नगर निकाय को कितना विषय दिया गया? 1 नहीं 2 रसगुल्ला। भाई साहब 18 विषय तो 1 दबाना है, 19 तो 2 दबाना है, और 20 है तो 3 दबाना है। जल्दी से बताएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भाई साहब नगर निकाय को कितना विषय दिया गया है, फटाफट बताएगा। क्या बात है, क्या बात है? 18 बोल रहा है, 18 बोल रहा है। खतरनाक रसगुल्ला, खतरनाक खतरनाक। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। चल मेरे भाई आगे देखे तुम्हारा क्वेश्चन क्या कर रहा है। मस्त क्वेश्चन है, आराम से मारेगा। हे हो, मस्त क्वेश्चन नहीं है। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, कितना मलपुआ क्वेश्चन है। शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है? संवैधानिक अधिकार है, विधि है मतलब कानून है, मौलिक अधिकार है, या एक से अधिक, या कोई नहीं? जल्दी से बताएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है, फटाफट बताएगा। चाहे सही हो या गलत, लेकिन आंसर आते रहना चाहिए। जल्दी से बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है मेरे भाई वो क्या है? जल्दी से, जल्दी से। और देखो जो भी तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी कह रहा है ना, जो भी तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी कह रहा है, मतलब मौलिक अधिकार कर रहा है, रसगुल्ला बिल्कुल सही कह रहा है तुम्हारा। है हो, यदि तुमसे पूछेगा, अभी हम तुरंत बताएं, यदि हम तुमसे पूछे कि मौलिक अधिकार, यदि आपसे पूछा जाए कि मौलिक अधिकार की अवधारणा जो है रसगुल्ला ये कहां से लिया गया है, तो क्या बोलेगा? जल्दी से बताएगा। कहां से लिया गया, तो क्या बोलेगा? अमेरिका से लिया गया। कहां से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। फटाफट। यदि तुमसे पूछेगा कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, यदि आपसे पूछेगा कि ओरिजिनल संविधान में यानी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जो है तुम्हारा मेरे भाई मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स कितने थे, तो क्या बोलिएगा? 7 फंडामेंटल राइट्स था, यानी 7 मौलिक अधिकार था। और पूछेगा अभी कितना है, तो वर्तमान में एट प्रेजेंट कितना है, तो वर्तमान में कितना है मेरा भाई? वर्तमान में तुम्हारा 6 है। और तुरंत हम अभी बताए थे कि किसको हटाया गया था, तो संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। और कब हटाया गया, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। कब हटाया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। क्लियर है तुम्हारा? आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। चल मेरे भाई रसगुल्ला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, देखिए मस्त क्वेश्चन है। नहीं मारा तो समझो पगला, नहीं मारा तो पगला। मस्त क्वेश्चन, और पढ़े भी होंगे आप लोग। सर्वोच्च न्यायालय, कौन सा तुम्हारा? सुप्रीम कोर्ट का बात कर रहा है तुम्हारा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की क्या क्या योग्यता निर्धारित की गई है? जो सुप्रीम कोर्ट का जो जज बनेगा उसका क्या
क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, क्या क्या योग्यता होना चाहिए। 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुका हो, 10 साल तक किसी उच्च न्यायालय में वकालत कर चुका हो, मतलब वकील रह चुका हो, राष्ट्रपति के नजर में कानून का बहुत बड़ा ज्ञान हो, तो ज्ञाता हो तुम्हारा, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। सबको पता होगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से फटाफट, चाहे सही हो या गलत, लेकिन आंसर आते रहना चाहिए। जल्दी से, कोई डी कह रहा है, कोई बी कह रहा है, आंसर आते रहना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी भाई मेरे हार नहीं होती, और यूं ही जय जयकार नहीं होती। उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। यू हैव टू डू दिस, अदरवाइज मेरे भाई कोई हेल्प नहीं कर सकता। और देखो मेरे जितना भी रसगुल्ला डी मार रहा है ना, जो भी तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी मार रहा है ना, जो भी तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी मार रहा है मेरे भाई, बिल्कुल सही बात है। 5 वर्ष तक किसी भी न्यायालय में यदि न्यायाधीश रहता है तब बन सकता है, 10 साल तक यदि वकील रहता है तभी वो बन सकता है, और राष्ट्रपति के नजर में यदि वो बहुत बड़ा लॉ का जानकार है तभी वो बन सकता है। यानी तीनों सही है, तो अगर सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। है हो, यदि हम तुमसे पूछे आंसर आते रहना चाहिए भाई। एक क्वेश्चन 2 रसगुल्ला, जल्दी से बताएगा। यदि हम तुमसे पूछेंगे कि भारत में जो न्यायपालिका है, यदि आपसे पूछा जाए कि भारत में जो न्यायपालिका है ये एकल तंत्रीय है या दोहरी, यदि आपसे पूछेगा कि भारत में जो न्यायपालिका प्रणाली है, भारत में जो न्यायपालिका प्रणाली है रसगुल्ला, एकल है या दोहरी, तो क्या बोलेगा, एकल न्याय प्रणाली है। कैसा तुम्हारा, एकल न्याय प्रणाली है। यदि आपसे पूछेगा कि न्यायपालिका की अवधारणा जो है वो किस अधिनियम से लिया गया, तो क्या बोलेगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। कौन सा मेरे भाई, भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया। इस बात को भी ध्यान में रखना है। लेकिन एक बात ध्यान में रखना है, यदि तुमसे पूछेगा कि सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन कब किया गया, यदि तुमसे पूछ दिया कि सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन कब किया गया, एक नहीं 2 रसगुल्ला, जल्दी से बताएगा सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन कब किया गया, तो क्या बोलेगा मेरे भाई, 28 जनवरी 1950 को। कब किया गया, 28 जनवरी 1950 को। कब किया गया रे, 28 जनवरी 1950 को। यदि आपसे पूछेगा कि जिस समय ओरिजिनल संविधान में तुम्हारा, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में यदि आपसे पूछेगा कि मेरे भाई कि जब जिस समय 26 जनवरी 1950 को यानी 28 जनवरी 1950 को उद्घाटन किया गया था, उस समय सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी थी, न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी, तो क्या मारेगा, जल्दी से बताएगा। न्यायाधीशों की संख्या यदि आपसे पूछेगा तो क्या बोलेगा, 8 था। क्या था तुम्हारा, 8 था। यदि एक क्वेश्चन बताए क्या, यदि तुमसे पूछेगा कि न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसके पास है, जल्दी से बता दो। एक नहीं 2 रसगुल्ला, न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति जो है वो किसके पास है, जल्दी से बताएगा, जल्दी से बताएगा मेरे भाई। यदि राष्ट्रपति है तो 1 दबाव, यदि राष्ट्रपति है तो 1 दबाव, और यदि संसद है तो 2 दबाव। जल्दी से बताएगा, जल्दी से आंसर बता दो, और अभी के अभी मिलो। मैं अभी के अभी रसगुल्ला खिलाने के लिए तैयार हूं भाई साहब। राष्ट्रपति यदि बढ़ाएगा तो 1 दबाना है, यदि संसद बढ़ाएगा तो 2 दबाव। जल्दी से, और देखो रसगुल्ला क्या कौन हो जाएगा तुम्हारा, संसद को बढ़ाने का शक्ति है। किसके पास, तुम्हारा संसद को बढ़ाने का शक्ति है हो। तरह से यदि पूछेगा कि भाई साहब, यदि तुमसे पूछेगा कि सुप्रीम कोर्ट का, यदि आपसे पूछेगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश है, यदि तुमसे पूछेगा कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, तब क्या मारेगा, जल्दी से बताएगा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति यदि पूछेगा ककरा द्वारा किया जाता है, तो क्या बोलेगा, राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा रसगुल्ला, राष्ट्रपति के द्वारा जो है तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति किया जाता है। इस बात को भी ध्यान में रखना है। अच्छा, थोड़ा से पूछ दिया कि सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में कितना न्यायाधीश है, जल्दी से बताएगा। वर्तमान में कितना न्यायाधीश है, तो क्या बोलेगा मेरे भाई, 34 को। कितना है तुम्हारा, 34 को, जिसमें एक तुम्हारा सीजीआई हो गया, अब बाद बाकी 33 जो है तुम्हारा वो अदर जज हो गया। इस बात को ध्यान में रखना है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। चल मेरे भाई आगे बढ़ते हैं तुम्हारा। और ये रहा तुम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन है। मस्त क्वेश्चन है वो, दिवाली का मिठाई है तुम्हारा। नहीं मारा तो समझो दिक्कत वाली बात है। कह रहा है कि मतदान का अधिकार, मतलब राइट टू वोट का बात कर रहा है। मतदान का अधिकार नागरिकों के लिए कैसा अधिकार है, जल्दी से बताएगा। नैतिक अधिकार है,
सामाजिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। राइट टू वोट जो है तुम्हारा वो किस टाइप का राइट्स है, जल्दी से बताइएगा किस टाइप का अधिकार है, चाहे सही हो या गलत, लेकिन आंसर आते रहना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं भाई साहब, रुकना नहीं, हाथ रुका मतलब दिक्कत वाली बात है, हाथ नहीं रुकना चाहिए, आंसर आते रहना चाहिए। मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि कितना है, बट जितना भी है तुम्हारा आंसर आते रहे तब मजा आता है हमको। और देखो मेरे भाई, जो भी तुम्हारा सी कह रहा है ना, जो भी तुम्हारा रसगुल्ला वैधानिक अधिकार कह रहा है, बिल्कुल सही बात है तुम्हारा। अच्छा है हो, यदि तुमसे पूछा जाए, यदि हम तुमसे पूछे कि हमको ये बता दीजिए चुनाव आयोग, यदि तुमसे पूछेगा रसगुल्ला कि चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी, तब क्या बोलेगा? चुनाव आयोग की यदि तुमसे पूछेगा कि स्थापना कब हुई थी तो क्या बोलेगा? 25 जनवरी 1950 को। कब हुआ था तुम्हारा? 25 जनवरी 1950 को। इसीलिए 25 जनवरी को क्या मनाते हैं हम लोग? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं रसगुल्ला? राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है, तुमसे पूछेगा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, तो क्या बोलेगा? 25 जनवरी को मनाया जाता है। अच्छा, थोड़ा से यदि ये पूछ लिया, प्रथम, यदि आपसे पूछेगा कि प्रथम चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है भारत का वो कौन था, तो क्या बोलेगा? सुकुमार सेन। कौन था तुम्हारा? सुकुमार सेन जो है रसगुल्ला, ध्यान में रखना है, भारत का पहला जो है तुम्हारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त था। अच्छा, यदि हम तुमसे पूछे कि हमको ये बता दीजिए कि भाई साहब चुनाव आयोग के जो सदस्य होते हैं, यदि आपसे पूछा जाए कि चुनाव आयोग के जो सदस्य होते हैं उसकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है, यदि तुमसे पूछेगा कि चुनाव आयोग के जो सदस्य होते हैं उसकी नियुक्ति किसके द्वारा होता है, तो क्या बोलेगा? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? तुम्हारा राष्ट्रपति के द्वारा। इस बात को भी ध्यान में रखना है। अच्छा, थोड़ा सा ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, कई बार नहीं कई बार आया है तुम्हारा। और यदि तुमसे पूछेगा कि हमको ये बता दो मेरे भाई, जो इलेक्शन कमीशन के सदस्य होते हैं, जो निर्वाचन आयोग के सदस्य होते हैं, इसका कार्यकाल, यदि तुमसे पूछेगा कि इसका कार्यकाल कितना साल का होता है, तो क्या बोलेगा? 6 साल या 65 साल, दोनों में से जो पहले हो। 6 साल या 65 साल दोनों में से जो पहले हो वही इसका कार्यकाल होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। अच्छा, हम यदि तुमसे पूछ दे कि जल्दी से बताएगा चुनाव आयोग के सदस्य का मन यदि त्यागपत्र देने का मन हो तो त्यागपत्र किसको देगा, जल्दी से बताएगा? भाई साहब, यदि राष्ट्रपति को देगा, यदि तुम्हारा राष्ट्रपति को देगा तो 1 दबाव, यदि प्रधानमंत्री को देगा तो 2 दबाव, और यदि तुम्हारा संसद को देगा तो 3 दबाव। जल्दी से, यदि चुनाव आयोग के सदस्यों को त्यागपत्र देने का मन हुआ तो मेरे भाई वो त्यागपत्र जो है वो किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा तो 1 दबाना है, प्रधानमंत्री को देगा तो 2 दबा दो, और भाई साहब संसद को देगा तो 3 दबा दो। जल्दी से, आंसर रुकना नहीं चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, आंसर नहीं रुकना चाहिए। और देखो मेरे भाई, जो भी रसगुल्ला राष्ट्रपति बोल रहा है ना, जो भी तुम्हारा राष्ट्रपति कह रहा है मेरे भाई, बिल्कुल सही बात है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति हो जाएगा। आगे बढ़े हो, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। चल मेरे भाई आगे देखो क्या कर रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन, रुकना नहीं चाहिए। देखो 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव डैश के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, केवल राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट पूछ रहा है, राष्ट्रपति का चुनाव पूछ रहा है कि राष्ट्रपति का चुनाव में कौन पार्टिसिपेट करता है, ये क्वेश्चन कर रहा है। जल्दी से बताएगा क्या बात है। बहुत सारे आदमी ऑप्शन नंबर बी को भर रहा है। और देखो रसगुल्ला, जो भी तुम्हारा बी मारा ना, जो भी तुम्हारा बी मारा तो मेरे भाई बिल्कुल सही बात है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी है। हो थोड़ा से हम पूछे क्या, यदि हम तुमसे पूछ ले, जल्दी से बताइए, या एग्जाम में पूछेगा कि मेरे भाई कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो मेरे भाई ये किस अनुच्छेद में है, तो क्या बोलेगा? अनुच्छेद 52 में। किस में है तुम्हारा? अनुच्छेद 52 में। अच्छा है, तुमसे यदि पूछ दिया कि राष्ट्रपति का चुनाव, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यदि तुमसे पूछ दिया रसगुल्ला कि राष्ट्रपति का चुनाव जो है ये किस अनुच्छेद में है, तो क्या बोलेगा? अनुच्छेद 54 में। किस में है तुम्हारा? अनुच्छेद 54 में। और ध्यान में रखना है, संसद के दोनों सदन इसमें शामिल होते हैं। संसद के दोनों सदन जो है इसमें, दोनों सदन के सभी नहीं, सिर्फ निर्वाचित सदस्य जो है तुम्हारा इसमें शामिल होता है। इस बात को ध्यान में रखना है भाई साहब। जो राज्य का विधानसभा है, क्या होता है तुम्हारा? जो राज्य का विधानसभा
विधानसभा होता है उसका जो निर्वाचित सदस्य होता है वो शामिल होता है, और दिल्ली और पुडुचेरी का जो निर्वाचित सदस्य केंद्र शासित प्रदेश वाला है वो शामिल होता है। यदि तुमसे पूछेगा कि हमको ये बता दो राष्ट्रपति का कार्यकाल, यदि तुमसे पूछ दिया रसगुल्ला कि राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है, राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है ये किस अनुच्छेद में, एक नहीं दो रसगुल्ला उनको पता है भाई साहब, मलपुआ क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का कार्यकाल किस आर्टिकल में है, तो क्या बोलेगा अनुच्छेद 56 में। कितना, किसमें तुम्हारा अनुच्छेद 56 में। और बोलेगा कितना साल का होता है, तो क्या बोलिएगा 5 साल का होता है। कितना साल का तुम्हारा मेरे भाई, 5 साल का जो है तुम्हारा राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। इस बात को ध्यान में रखना है हो। यदि राष्ट्रपति का शपथ यदि आपसे पूछ लिया, यानी ओथ ऑफ प्रेसिडेंट पूछ लिया, ओथ का मतलब शपथ, शपथ के बारे में पूछेगा कि किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो क्या बोलेगा अनुच्छेद 60 में। किस में दिया गया है मेरे भाई, 60 में तुम्हारा शपथ है। और जल्दी से बताएगा तुम्हारा राष्ट्रपति जो शपथ लेगा तुम्हारा वो किसके सामने लेगा, बता दो। और अभी आओ, अभी के अभी रसगुल्ला किसके सामने मेरे भाई, सीजीआई के सामने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने जो है तुम्हारा राष्ट्रपति शपथ लेता है। एक काहेल छोड़े हम, एक काहेल छोड़े, हमका इहो बता दा, हमका इहो बताओ कि भाई साहब महाभियोग, कौन सा तुम्हारा महाभियोग का चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो क्या बोलेगा महाभियोग का चर्चा आर्टिकल 61 में है। अच्छा एक बात ध्यान में रखना करेजा, तुम्हारा चुनाव में जो है वो दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य ले रहे थे, लेकिन महाभियोग में दोनों सदन का, क्या तुम्हारा महाभियोग में दोनों सदन का तुम्हारा सभी सदस्य जो है तुम्हारा, सभी सदस्य जो है तुम्हारा पार्टिसिपेट करता है। इस बात को ध्यान में रखना। लेकिन महाभियोग में विधानसभा का और केंद्र शासित प्रदेश का सदस्य जो है वो भाग नहीं लेता, इस बात को भी ध्यान में रखना है। अच्छा पूछ दिया है वो, जल्दी से एगो क्वेश्चन और याद आ गया कि महाभियोग पूछेगा कहां से लिया गया, तो क्या बोलेगा अमेरिका से। कहां से लिया गया रसगुल्ला, राष्ट्रपति पर महाभियोग की अवधारणा जो है वो कहां से लिया गया है तुम्हारा, तो अमेरिका से लिया गया। इस बात को ध्यान में रखना है। क्लियर है तुम्हारा, क्लियर है तुम्हारा। आ जाओ 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 आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन है रे, नहीं मारेगा, नहीं मारा तो पगले होगा। हमारे संविधान में जो स्वतंत्रता है, समानता है और बंधुत्व है, ये जो 3 शब्द है, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये 3 शब्द जो है हमारे संविधान में वो किस देश के संविधान से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया, या एक से अधिक से लिया गया, या कोई नहीं। जल्दी से बताएगा भाई साहब, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो है मेरे भाई वो कहां से लिया गया। आंसर ना रुकना नहीं चाहिए, आंसर रुका मतलब भाई साहब दिमाग रुक जाएगा। जल्दी से आंसर नहीं रुकना चाहिए। और देखो क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है भाई साहब, जो भी तुम्हारा फ्रांस बोल रहा है ना रसगुल्ला, जो भी तुम्हारा फ्रांस बोल रहा है बिल्कुल सही बोल रहा है हो। एक बात बताएगा, यदि हम तुमसे पूछे कि भाई साहब, यदि हम तुमसे पूछे कि गणतंत्र, यदि आपसे पूछा जाए कि गणतंत्र जो है रसगुल्ला, गणतंत्र बोले तो रिपब्लिक जो है तुम्हारा, रिपब्लिक जो है ये कहां से लिया गया, तो ये भी क्या बोलेगा मेरे भाई, फ्रांस से लिया गया। कहां से लिया गया, फ्रांस से लिया गया। अच्छा एक नहीं 2 रसगुल्ला जल्दी से बताएगा कि हम यदि तुमसे पूछे कि भाई साहब संवर्ती सूची, यदि हम आपसे पूछे कि संवर्ती सूची जो है, संवर्ती सूची जो है ये कहां से लिया गया, तो क्या बोलेगा रसगुल्ला ऑस्ट्रेलिया से। कहां से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से जो है तुम्हारा संवर्ती सूची लिया गया। यदि तुमसे पूछेगा कि ज्वाइंट मीटिंग यानी तुम्हारा संयुक्त अधिवेशन यदि आपसे पूछेगा, संसद का संयुक्त अधिवेशन यदि आपसे पूछ लिया ये कहां से लिया गया, तो अधिवेशन कहां से लिया गया, ये भी लिया गया तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया से। कहां से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से है हो। एक क्वेश्चन और बता दो, यदि हम तुमसे पूछे कि प्रस्तावना की भाषा, यदि आपसे एग्जाम में पूछ ले कि प्रस्तावना की भाषा जो है मेरे भाई, प्रस्तावना की भाषा कहां से लिया गया, तो इसमें भी क्या मारेगा, इसमें भी मारेगा ऑस्ट्रेलिया। कहां से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। एक क्वेश्चन और बता दो, यदि हम तुमसे पूछे, यदि हम तुमसे पूछे कि है हो हमरा ये बताओ कि यदि तुमसे पूछा जाए कि क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अवशिष्ट सूची, यदि तुमसे हम पूछे कि अवशिष्ट सूची जो है तुम्हारा, अवशिष्ट सूची जो है रसगुल्ला ये कहां से लिया गया, बता दो। और जल्दी के जल्दी आओ, हम ना खिलाए तो बताना। अवशिष्ट सूची यदि आपसे पूछेगा कि भाई साहब अवशिष्ट सूची कहां से लिया गया, जल्दी से हमको बता दे। अवशिष्ट सूची, आंसर आते रहना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं रुकना नहीं चाहिए, रुका तो मतलब दिक्कत वाली बात है। अवशिष्ट सूची पूछेगा कहां से लिया गया, तो क्या बोलेगा मेरे भाई, कनाडा से। कहां से लिया गया तुम्हारा, कनाडा से जो है तुम्हारा अवशिष्ट सूची लिया गया। क्या बात है, राहुल जायसवाल है, धर्मराज सिंह है, बहुत बढ़िया मेरे भाई। जो भी तुम्हारा कनाडा कह रहा है ना रसगुल्ला, बिल्कुल सही बात है। कल मिलो, कल रसगुल्ला पक्का खिलाएंगे। चलो 10 नंबर
नंबर क्वेश्चन देखेगा, मस्त क्वेश्चन है, हड़बड़ाना नहीं है, क्वेश्चन आराम से मारेगा, मस्त देख करके ही नहीं कि भारी क्वेश्चन है। देखो क्या कर रहा है, राज्यपाल के बारे में कह रहा है कि राज्यपाल से संबंधित कथनों पर विचार करिए। देखिए क्या कर रहा है, पहला कह रहा है कि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष है, दूसरा कह रहा है कि राज्यपाल सदैव केंद्र का एक प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, तीसरा कह रहा है कि राज्यपाल राज्य की विधायिका का एक अभिन्न अंग है, और चौथा कह रहा है कि राज्यपाल उच्च न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। आराम से मारेगा, 1 3 1 3 4 1 2, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं, फटाफट मारेगा, रुकना नहीं चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, रुकेगा तो फिर दिक्कत है। जल्दी से बताएगा, राज्यपाल से संबंधित है। वो एक बात बताओ तो, राज्यपाल राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष है, बिल्कुल सही बात है तुम्हारा। राज्यपाल सदैव केंद्र के एक प्रतिनिधि के रूप में काम करता है, भाई साहब केंद्र का एजेंट कहा ही जाता है राज्यपाल को, तो दूसरा भी सही है। तीसरा कह रहा है कि राज्यपाल राज्य की विधायिका का एक अभिन्न अंग है ना, हो अनुच्छेद 168 है ना रे, और अनुच्छेद 168 में विधानमंडल का गठन है, और बोला ना जो विधानमंडल का गठन 3 गो तो नहीं 2 गो लेकिन जरूर रहेगा। भाई साहब 3 गो हालांकि कहा गया कि राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, लेकिन विधान परिषद सब राज्य में नहीं है, 6 गो राज्य में, लेकिन राज्यपाल तो है, मतलब तीसरो सही है। और उच्च न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, उच्च न्यायाधीशों की नियुक्ति तुम्हारा कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। लेकिन 1 2 3 सही है ना रे, और 1 2 3 कहीं नहीं है तो एक, लेकिन आंसर ऑप्शन नंबर डी ना हो जाएगा। क्या हो जाएगा तुम्हारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अच्छा, तोरा से यदि हम पूछे, यदि हम तुमसे पूछे कि मेरे भाई रसगुल्ला हमको ये बता दो, जल्दी से बताएगा, यदि हम तुमसे पूछे कि राज्यपाल की नियुक्ति, यदि तुमसे पूछेंगे कि राज्यपाल की नियुक्ति, यदि तुमसे पूछागा कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, तो क्या बोलेगा रसगुल्ला, राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और पूछेगा इसका चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो क्या बोलेगा, अनुच्छेद 155 में। किस में है तुम्हारा, अनुच्छेद 155 में। इस बात को ध्यान में रखना है। थोड़ा से इहो पूछ सकता है कि हमको ये बता दो कि राज्यपाल का कार्यकाल, यदि तुमसे पूछे जाए कि राज्यपाल का कार्यकाल जो है मेरे भाई, राज्यपाल का जो कार्यकाल है इसका चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो क्या बोलेगा,